इस विशेष सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का ये हमारा विशेष सत्र है ऊर्ध्वगत जत्रुगत रोगों में अग्निकर्म का जो एक विशेष सत्र हमारे साथ यहाँ पर प्रस्तुत होने जा रहा है। हमारे साथ उपस्थित है वैद्य चंद्र कुमार देशमुख सर, पुणे महाराष्ट्र से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और नमस्कार सभी को। तो आज का ये जो विषय है अग्निकर्म एवं विद्ध कर्म, पहले भी सर का एक सत्र हुआ था जिसमें हमने जनरल प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए अग्निकर्म एवं विद्ध कर्म का किस प्रकार से उपयोग किया जाए इस पर एक विशेष सत्र रखा था, जो एक विक्टोरिया स्टोरीज ऑफ आयुर्वेदा जो हमने एक सेशन शुरू किया है, जहां पर आयुर्वेद में काम कर रहे अनेक ऐसे जो एक विशेष रूप से कार्य करने वाले विशेष वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है। वैसे ही हमने वैद्य चंद्र कुमार देशमुख सर को बुलाया था। तो आज का एक अलग सत्र है जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में अग्निकर्म का कैसे उपयोग किया जाए। वैद्य चंद्र कुमार देशमुख सर ने आयुर्वेदाचार्य की डिग्री गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ से प्राप्त की है। डाइटिशियन एंड योगाचार्य फ्रॉम रामटेक यूनिवर्सिटी नागपुर, गोल्ड मेडल इन डाइट एंड आयुर्वेदा, और he is awarded by various awards like जीवक award from Himalaya company, got नानल पुरस्कार from पुणे ताराचंद हॉस्पिटल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि महाराष्ट्र के जो प्रसिद्ध अग्निकर्म के वैद्य थे आरबी गोप्टे, इनकी परंपरा को सर आगे चला रहे हैं और उनका जो सारा कारभार है या उनका जो अस्पताल है पुणे महाराष्ट्र के साथ साथ सर कई जगह पर जैसे कि नांदेड़ या महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर भी सर की अभी कार्यशालाएं चलती है। तो एक विशेष रूप से आयुष दर्पण की तरफ से भी मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ अनेक सारे मान्यवर वैद्य उपस्थित है, जैसे कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ वैद्य उदय कुलकर्णी सर भी है जो भी विद्यकर्म और अग्निकर्म का भी काम करते हैं। तो सर स्वागत है, नमस्कार आपको भी। तो सारे उपस्थित वैद्यों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए निश्चित रूप से आपको ये विशेष सत्र पसंद आएगा और जो आपकी प्रैक्टिस में चार चांद लगा देगा। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए मैं डॉक्टर देशमुख सर को आमंत्रित करती हूँ। सर प्लीज यू कैन स्टार्ट। नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी? यस 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 सर, यस यस, वेरी थैंक यू मैडम। विद्या कर्म और अग्निकर्म का जो हमारा अभी तक का काम है वो सब लोगों को बताने के लिए। सबसे बड़े हमारी जो आयुर्वेद की परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से हम आयुर्वेद चलाते हैं। तो हमारे जो गुरु है वैद्य राबगुप्ते सर, उनके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। हमेशा हमारे गुरु का प्रशंसा करते हैं क्योंकि उनसे ही हमें वो शिक्षा मिली हुई रहती है। तो आज का सेशन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, विद्ध कर्म और अग्निकर्म। अब लोगों को कुछ साल से जब वैद्य राबगुप्ते सर चले गए थे 2015 में 2017 में, उसके बाद में एक एक सेशन हमने लेना शुरू किया था पूरे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाहर भी हमने सेशन लिए थे। मुझे लगता है अगले संडे को हैदराबाद में है हमारा ऑफलाइन, और उसके बाद में कोलकाता में भी है। वैसे हम पूरे इंडिया में घूम रहे। वैद्य राबगुप्ते सर का जो विद्ध कर्म अग्निकर्म है, एक्चुअली ये जो विद्ध कर्म और अग्निकर्म की चिकित्सा है, ये हमारे शास्त्र से उत्पन्न हुई है। और वो इसमें लाना ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है प्रैक्टिस में। का काम सर ने किया है। सर का कालावधि 1933 से 2015 तक था। सर सर्जन थे। तो हम जो भी आज करते हैं या स्टूडेंट्स को बताते हैं वो 100% कम से कम एक 5000 पेशेंट के ऊपर सर ने काम किया हुआ रहता है। और जैसा शास्त्र में दिया है वैसा ही प्रैक्टिकली हम आयुर्वेद में जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है उसके हिसाब से हम बताते हैं। कोई भी सर्जन देखिएगा, जैसे गोप्टे सर थे, तो उनका हर एक सर्जन का एक ही पॉइंट रहता है कि एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होनी चाहिए आयुर्वेद में। आपको अगर ग्लोबली प्रूव करना है या आपको पेशेंट को रिजल्ट देना है या पूरे इंडिया में या पूरी ग्लोबली आयुर्वेद को बढ़ाना है, तो आपको उनके टर्म्स पे बताना चाहिए। और हमारी जो चिकित्सा है वो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे दोष मूल सिद्धांत जो है, दोष धातु मल मूल सिद्धांत है, वो पकड़ के बताना चाहिए और मॉडर्न के लोगों को समझे।
और हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत भी स्पष्ट हो जाए, ऐसा स्पष्टोक्ति राबो गुप्ते सर की रहती थी। तो थर्ड ईयर से ही सर पूरा, उनकी थर्ड ईयर से ही शल्य के पीछे जाते थे सर। जैसे कि हम हमेशा बताते थे कि उनके जो जो एक्सपेरिमेंट रहते थे यूजी लाइफ में, वो अभी तक बहुत फेमस है। जैसे कि शूचरिंग कर्म हमारे एंड से करवाना, या भल्ला तक का अग्नि कर्म है। तो कैंसर के पेशेंट में भी एब्डोमेन ओपन करके भल्ला तक का अग्नि कर्म करना, ये सारे जो आयुर्वेद में दिए हुए सिद्धांत है, उनका प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है, ये गुप्ते सर बताते थे, क्योंकि उनका आयुर्वेद प्रेम निष्णात है। मुझे याद है कि गुप्ते सर के यहाँ से सीखते सीखते 2 साल हुए थे और हमारी ओपीडी शुरू हुई थी। तो सर का इतना आयुर्वेद प्रेम था कि वो एक आज का ईएनटी का ऊर्ध्व जत्रुगत विकार का आज का सेशन है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि हम मेरी प्रैक्टिस कर रहा था, तो सर का एक बार फोन आया। तो सर बोले कि आपको एक नई केस दिखाएंगे, आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। हम सर के पास गए। तो हम जिह्वा विकार का विद्या कर्म करते थे, लेकिन जिह्वा विकार का अग्नि कर्म कभी देखा नहीं था सुवर्ण शलाका से। तो वो कैंसर के पेशेंट में हमने सर के यहाँ देखा था। तो हमारे जो सिद्धांत है अलग अलग पेशेंट में कैसे करना है, ये आयुर्वेद का प्रेम सर का हमेशा बाधित रहता था। सर के पास घूमते घूमते सर बताते थे, सर का द्रव्य गुण का भी नॉलेज था। तो मैं ऐसे ही सर को पूछ रहा था कि अगर हमें त्रिभुवन कीर्ति बनानी है तो हमें वत्स नाम नहीं मिलता है पूरी जगह पे। तो सर बोले कि चलो हम जाएंगे। तो पुणे में रेस कोर्स के यहाँ मुझे लेके गए और वहां पे सर ने वत्स नाम दिखाया मुझे पहली बार। तो सर का जो प्रैक्टिकल नॉलेज था उसके साथ भी द्रव्य गुण का भी बहुत नॉलेज था, और टेक्निक बहुत सीधी थी और सिंप्लिसिटी बहुत थी। जैसे मुझे लगता है दिल्ली से एक सर आए थे, सर को बोल रहे थे कि आप टीवी पे जाओ और टीवी पे सब लोगों को बताओ ये विद्या कर्म अग्नि कर्म। 2014 की बात है। तो मैं सब अरेंजमेंट करने वाला था, लेकिन गोपी सर का कहना था कि ऐसा ही मैं ठीक हूँ, सिंपल ही ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसे ही समझेगा। मैं इतने काम कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट भी काम करेंगे। तो वही आज हम करेंगे जो गोप्ते सर ने बोला था सिंप्लिसिटी से, कि जो आयुर्वेद में है जैसे कि वैसे हम आपको बताएंगे। जैसे विद्या कर्म और अग्नि कर्म की काफी अभी तक कम से कम 100 कार्यशाला हुए हैं पूरे महाराष्ट्र में। और मैं बताना चाहूंगा विद्या कर्म और अग्नि कर्म अनुशस्त्र में जाता है। अनुशस्त्र मीन्स सर्जरी का पार्ट है, पैरा सर्जिकल प्रोसीजर है। तो ये प्रत्यक्ष देखनी चाहिए। तो मैं सभी को अनुरोध करता हूँ कि हम जब जब जहाँ जहाँ कार्यशाला लेते हैं, और दूसरी हम जहाँ पे देहू में हर बुधवार को विजिट करते हैं, वहां पे भी हम 200 पेशेंट को मुफ्त विद्या कर्म अग्नि कर्म करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष है, जाके खुद सीखना चाहिए। और वो आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि ये हम अपेंडिक्स की सर्जरी ऑनलाइन देख के नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमें ये सेमिनार्स लेने पड़ते हैं। और विद्या कर्म अग्नि कर्म देखने के बाद, खुद करने के बाद, हमें उसमें प्रैक्टिस में अनुभव मिलके हमारा आगे प्रोग्रेस होता है। ये जो आयुर्वेद और मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि आयुर्वेद में ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है तो फास्ट हो जाए। तो ये विद्या कर्म और अग्नि कर्म आप ये बहुत फास्ट ट्रीटमेंट काम आती है, सद्यशूलर चिकित्सा बोलते हैं। अभी मैं बताना चाहूंगा कि विद्या कर्म और अग्नि कर्म हम जो बता रहे हैं वो एक्यूरेसी पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। जैसे कि सुश्रुत संहिता में दिया है कि स्थानानी परिक्षेप, जो भी स्थान है विद्या कर्म के रक्त मोचन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अग्निकर्म के लिए हम अग्निकर्म जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वेदना है, वहां पे हम अग्निकर्म करते हैं। तो ये हो गया पेन मैनेजमेंट के बारे में। बहुत लोगों को लगता है कि विद्या कर्म और अग्निकर्म सिर्फ पेन मैनेजमेंट है, या मसल के रिलेटेड है, या नर्व के रिलेटेड है, लेकिन वैसा नहीं है। हमारा ऊर्ध्व चतुर्विकार में भी विद्या कर्म और अग्नि कर्म बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इनफर्टिलिटी में भी काम करता है, हमारे यहाँ पीसीओडी में भी काम करता है, थायराइड में भी काम करता है।
लेकिन उसकी एक्यूरेसी समझनी चाहिए। तो उसके लिए प्रेजेंटली आना पड़ेगा या पूरी डिटेल से हमारे ग्रंथ है वो पढ़ने पड़ेंगे। ऑटिज्म जैसे है, सेरेब्रल पाल्सी है, ब्रेन डेवलपमेंट है, इनमें अभी तक जो बुद्धिवर्धन द्रव्य है या मेध्य द्रव्य है उनका यूज ही करते थे। लेकिन अब हम ये विद्ध कर्म जैसी चिकित्सा, अग्निकर्म जैसी चिकित्सा ऐसे जटिल विकारों में, ऊर्ध्वजतुर्गत विकारों में बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अपस्मार की चिकित्सा अब हम फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक जब जाते हैं तो अपस्मार के पेशेंट कभी देखे नहीं रहते या देखते हैं पेशेंट, लेकिन उनमें सफलता आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसे करना है ये हमें पता नहीं रहता है। तो ऐसे पेशेंट में 2-2 साल, 4-4 साल विद्ध कर्म की चिकित्सा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 5-5, 6-6 महीने में कोई पेशेंट 2 महीने में पूरा अपस्मार ठीक हो जाता है। तो ये हमें सीखना चाहिए क्योंकि ऐसी चिकित्साएं आयुर्वेद में है। लेकिन ये चिकित्साएं मूलतः कैसी डेवलप हुई है, कहाँ कहाँ पे वर्णित है, हमारे शास्त्र वहां पे क्या बोलता है, वो सब देख के हमें ये आयुर्वेद में जो बताया है वो हमें सीखना चाहिए। इसीलिए ये जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि आयुर्वेद में बहुत देर से ट्रीटमेंट होती है या आयुर्वेद में फास्ट ट्रीटमेंट नहीं रहती है या आयुर्वेद में इमरजेंसी नहीं रहती है, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में है, हमारे विद्ध कर्म में तो हमेशा हम सब डिसीज में काम करते हैं। नेत्र, कर्ण, नासा विकार, ये जो हमारे हम कॉलेज में देखते हैं तो ये इसमें आयुर्वेद चिकित्सा बहुत कम की जाती है। और हमारा आयुर्वेद कॉलेज में जो चिकित्साएं है वो एलोपैथी के ऊपर अवलंबन रहती है, तो आयुर्वेद की पंगुता बन जाती है। लेकिन सारे जो वैद्य व्याधि है या हम चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं तो उनकी चिकित्सा हमें सीखनी चाहिए, हमें देखनी चाहिए। जब तक हम बच्चे या स्टूडेंट्स लोग नहीं देखेंगे तो हम प्रैक्टिस में नहीं कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम आयुर्वेद चिकित्सा करने को बैठेंगे, हम सीमित रह जाएंगे। कहाँ तक, हम पचन विकार पे सीमित रह जाएंगे, हम स्किन के विकार पे, त्वचा विकार पे सीमित रह जाएंगे, हम पेन मैनेजमेंट या जॉइंट के विकार पे सीमित रह जाएंगे। लेकिन आयुर्वेद बहुत वास्ट है। हमारे स्टूडेंट तो काफी नेत्र विकार में आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं, दंत विकार में करते हैं, पूरी तरह से ऑटिज्म जैसे ब्रेन डेवलपमेंट करते हैं, कैंसर में भी आयुर्वेद चिकित्साएं करती है। तो ये अलग अलग जो हमें चिकित्साएं सब लोग अडेप्ट करते हैं वो सीख। तो सब इनका बेस जो है, हम जो आज विद्ध कर्म के बारे में बात करेंगे, विद्ध कर्म और अग्नि कर्म के बारे में। अतः सीरा विधि व्याधि शारीरम अध्याय व्याख्यास्यामः, ये सुश्रुत संहिता में 40 स्थान में 8वां अध्याय है। और अग्निकर्म विधि अध्याय व्याख्यास्यामः, ये जो अध्याय है ये हमारे बेस है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेड़ है, पेड़ का जो रूट है और रूट के ऊपर पूरा पेड़ बन के उसके ब्रांचेस बन जाते हैं। तो ये जो रूट है, जो विद्ध कर्म और अग्नि कर्म का जो रूट है सूत्र स्थान में ये 2 अध्यायों में दिया है। लेकिन ये रूट मीन्स पूरा पेड़ नहीं है, पूरा विद्ध कर्म और अग्नि कर्म नहीं है। ये जो इनके ब्रांचेस है पूरे उत्तर तंत्र में, चिकित्सा स्थान में, सब जगह पे फैले, वो हमें पढ़ने की दृष्टि आनी जरूरी है। क्योंकि ग्रंथ जो है ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता है। ग्रंथ जो है छोटे छोटे शब्दों में हमें बताता है, सूत्रों में बताता है। और हमें वो पढ़ के, हमें वो ज्ञात करके, हमें किसी गुरु के अध्ययन, गुरु के साथ अध्ययन करके उसको इलेबोरेट करना है। तो ये 2 दिन का या 1 दिन का या एक सेशन का नहीं रहता है। ये हमारे जो सेशन रहता है सिर्फ आपको गाइडलाइन देने के लिए रहते हैं। लेकिन ये बेसिक अध्याय पढ़ के हमें बाकी के जो चिकित्सा स्थान में या उत्तर तंत्र में जो दिया है वो उसको इलेबोरेट करना चाहिए। तो हम वो एक्सप्लेन करेंगे। आज का जो है ऊर्ध्व जत्रुकत विकार है, इस पे हम बात करें। सुश्रुत संहिता में मैंने बोला था अभी, सुश्रुत संहिता 8वें अध्याय में विद्ध कर्म बताया गया है। अब ये जो विद्ध कर्म है, गोखले सर हमें जब सिखाते थे तो एक ही उनका कहना बार बार था। अभी तक जितने बार हुआ है मैंने हमेशा बोला है कि जब विद्ध कर्म की चिकित्सा हम, तो सुश्रुत संहिता में हम पहले सुश्रुत शारीर 8वां अध्याय पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान में रखना है उसके पहले मर्म के भी अध्याय आते हैं। हमें मर्म का स्थान पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि जो
मारयन्तीति मर्माणि है, हमें ये पता चाहिए यत्र स्पंदनम पीड़नम यत्र रूप तत् मर्मम, जहाँ पे हम हाथ लगाएंगे स्पंदन रहेंगे, जहाँ पे वेदना होंगे वो मर्म है। हमें उसे छोड़ के हमें शारीर रचना पढ़नी चाहिए, उसके उसका यूज करके हमें जो वर्णन आया है उसके हिसाब से चिकित्सा करनी चाहिए। ये सब हमें सुश्रुत संहिता के हिसाब से पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये एनाटॉमी के हिसाब से भी पता होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ कि साइटिक व्याधि गुदरसी हमें बोला गया है, तो गुदरसी में हम कहाँ पे विद्ध कर्म करते हैं, जानू से अधो ऊपर चतुर अंगुली हम वेदन कर्म करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं, जैसे ग्रंथ में बताया है। लेकिन मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे तो वेल 2-3 लंबर 2-3-4-5 S1 S2 से यहाँ हमें साइटिका नर्व का ओरिजिन है, तो उसका रूट कौन सा है उसके हिसाब से हमें अग्निकर्म करना है। तो ये हमें मॉडर्न की एनाटॉमी और आयुर्वेद की शरीर रचना ये दोनों का मिलाप करके चिकित्सा करनी है, ना कि कोई भोंदू वैद्य जो रैंडम करते हैं उनकी तरह नहीं करना है। हम आयुर्वेद के विद्यार्थी है, हम शास्त्रोक्त विद्यार्थी है, हमें साइंटिफिक तरीके से हमें ये सब करना चाहिए। तो हमें नर्व का भी नॉलेज चाहिए, हमें शास्त्र में बताए हुए मर्म का भी नॉलेज चाहिए, और हमें उनके जो सूत्रों है वो सूत्रों का नॉलेज हमें, हाँ, हमारे गुरु से हमारे वैद्य से जो अनुभव से निकलेगा वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो हम शुश्रूष संहिता में शारीर संहिता में दिया है वो रक्तमोक्षण अध्याय विद्ध कर्म अध्याय, वो पेन मैनेजमेंट के लिए है ही, लेकिन पेन मैनेजमेंट के साथ डिसीज मैनेजमेंट के लिए भी है। तो वो हमें सीखना है, वो पेन मैनेजमेंट तक निर्भर नहीं रहता, डिसीज मैनेजमेंट में भी काफी अच्छी तरह से काम में आता है। तो ये सुश्रुत संहिता में देखेंगे तो वहां पे आरा शस्त्र बोला गया है मेजरमेंट में विद्ध कर्म के। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ थ्योरी के, क्योंकि आप सबको मिल जाएगी थ्योरी। अब ये आरा शस्त्र हम बहुत बड़ा रहेगा, देख के प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मेडिकल लीगल भी बहुत सारे एस्पेक्ट। तो हम विद्ध कर्म के लिए 26/2 नंबर की नीडल लेते हैं, और बड़ी भी नीडल लेते हैं 24 नंबर की। अब ये ही नीडल क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे हम रक्त मोक्षण के लिए स्काल्प भी लेते हैं, मेरा एरो दिख रहा है तो, और हम ऐसा कौन सा भी दूसरा उपकरण ले सकते हैं, लेकिन हम लेते समय यही क्यों, उसका है कि यव प्रमाण व्रीहि प्रमाण, जो जो डिसीज में ये जो व्रीहि प्रमाण आए हैं, जैसे हम यहाँ पे रक्त मोक्षण करेंगे क्यूबाइटल से, तो हमें वहां पे व्रीहि प्रमाण देखने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वहां पे हमें सीरा दिख रही है, और सीरा में हमें रक्त मोक्षण करना है, तो हम सीधी वहां से जो भी हम 20 या 21 नंबर की स्काल्पेन डाल के रक्त मोक्षण कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें रक्त वाहिनी दिखेगी नहीं ऐसी जगह है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि नासा रोगे विद्ध करना है, नासाग्र पे, नासाग्र अगर विद्ध करना है तो हमें जगह कहाँ, वहां पे हम स्काल्पेन थोड़ी डालेंगे, यहाँ वहां पे हम थोड़ी कट करेंगे। तो हमें ये व्रीहि प्रमाण बोला गया है वहां पे कि अर्ध व्रीहि, एक व्रीहि, दो व्रीहि, चार व्रीहि, ऐसे हर एक व्याधि में हमें वहां पे व्रीहि प्रमाण के अनुसार वेदन कर्म करना है। तो हमें वो व्रीहि प्रमाण पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वर्नियल कैलिपर रहता है, हमने 11वीं 12वीं पढ़ा होगा, उसके हिसाब से व्रीहि का हम अगर एवरेज निकालेंगे तो 11 mm से 13 mm तक वो एवरेज आ जाएगा, और हमें वो यूज करने में सब सफिशिएंट होता है। तो हमने जो ये नीडल बताई है अभी वही 11 या 13 mm की है। तो ये मैं स्लाइड इसलिए डाला हूँ कि एक एग्जांपल देता हूँ। गोप्ते सर के पास सीखते समय गोप्ते सर खुद का उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन गलत हुआ था। तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन गलत होने के बाद सर खुद का विद्या करवाते थे स्टूडेंट से। तो विद्या करते समय मेरा डेप्थ चूक गई थी एक बार। तो सर ने मुझे बोला था कि यार डेप्थ इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कल से मत करो मेरा, क्योंकि वो डेप्थ इम्पोर्टेंट है, एक्यूरेसी इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट लोगों को कि ऐसा रैंडमली सीखने के बाद आपको सिर्फ स्पेसिफिक सीखने की जरूरत रहती है,
कि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्या कर्म में। नहीं तो अभी तक कम से कम एक 2-2,500 डॉक्टर लोग स्टूडेंट आके सीख के गए हैं, लेकिन वो जैसा कि यहाँ पे पेन है तो वहां पे विद्या करेंगे तो वो टेम्पररी हो जाएगा। आपको वहां पे पेन क्यों है, वो कौन से डिसीज में बैठता है। अगर वात रक्त में आ रहा है तो आप क्षिप्रम मर्म के ऊपर करेंगे, अगर वो विश्वाची में आ रहा है तो विश्वाची का करेंगे, अगर आपका वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से आ रहा है तो मलबद्धता में कुछ दिया है वो करेंगे। तो आपको एक्यूरेसी में जाने के लिए आपको इसमें थोड़ी सी नॉलेज बढ़ोतरी की जरूरत है। क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे पेन हो रहा है तो यहाँ पे विद्या कर्म करते हैं, यहाँ पे पेन हो रहा है तो यहाँ पे विद्या कर्म करते हैं। तो गुप्ते सर ऐसा करने के बाद डांटते थे, क्योंकि हम टेम्पररी पेन मैनेजमेंट की तरफ जाने का सोच रहे हैं, हम डिसीज की संप्राप्ति दूर करने का नहीं सोच रहे, या हम जड़ से वो पेन कम करने का नहीं सोच रहे। अगर यहाँ पे पेन हो रहा है, अगर मैं बहुत लटक रहा हूँ, हाथ लटक रहा है या काम कर रहा हूँ, उसकी वजह से वात रक्त दुष्ट हुआ है, तो वात रक्त में क्षिप्रमर्म के ऊपर हमें विद्या कर्म करना है। ये एक्यूरेसी हो जाएगी। ना कि यहाँ पे पेन है तो मैं वहां पे विद्या कर्म करूंगा, ऐसा गलत है। तो एक्यूरेसी पे हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो अलग बात है, आज का हमारा ईएनटी का विषय है। तो ये एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो यव प्रमाण के हिसाब से देखी जाएगी। अग्निकर्म, अग्निकर्म में भी हमें जगह पता होनी चाहिए। जैसे मर्म पे अग्निकर्म नहीं करना बोलते हैं, क्योंकि वहां पे अगर आघात हो जाएगा तो मारण दीदी मर्मानी है। लेकिन कुछ कुछ वैद्यों के अनुभव ऐसे है कि मर्म के ऊपर अग्नि करने के बाद भी उसको विषय मिले हैं। तो वो अनुभव के हिसाब से हमें वो खुलते जाएगा। और अपुनर्भव चिकित्सा है और अत्याग्रह शूले दहेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे हमें वेदना है हम वहां पे दहन कर्म करेंगे। अब दूसरी बात है, ये जो विद्या कर्म और अग्नि कर्म के बारे में हम बोलते हैं कि विद्या कर्म करते समय स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी विद्या कर्म नहीं करना है, मैं हमेशा बताता हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, विद्या कर्म करते समय स्थान इंपॉर्टेंट है। और अग्नि कर्म करते समय आपको अत्यग्र शूलित है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर दो बातें छोड़ दोगे तो आपको टेम्परेरी ट्रीटमेंट, टेम्परेरी रिजल्ट मिलेंगे, आपको डिटेल्स में नहीं मिलेगा। या हमारी जो ट्रीटमेंट है एक फिजियोथेरेपी जैसी हमारी लिमिटेड हो जाएगी। हमें एक्यूरेसी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है मर्म के अनुसार। तो अग्निकर्म बोला है, क्षारात अग्निकर्म, क्षार से भी श्रेष्ठ है। और अग्निकर्म से किए हुए जो व्याधि है वो फिर से नहीं होते, उसे अपुनर्भव चिकित्सा बोलते हैं। अब ये हम इनफर्टिलिटी जैसे पेशेंट में भी यूज करते हैं, हम ईएनटी के विकार में भी यूज करते हैं, हम कैंसर में भी यूज करते हैं। तो ध्यान में रखना है अपुनर्भव है। तो अपुनर्भव मिलेगा कैसे, ये टेक्निक सीखने की जरूरत है। हर एक विकार में अपुनर्भव कैसे मिलेगा, एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम हमारा जानू पेन है, हम अग्निकर्म कर लेंगे, आज ठीक लगेगा, फिर से कल पेन होने वाला है पेशेंट को, वो ना हो जाए इसलिए कौन सी टेक्निक अच्छी है या हमें कौन सी तकनीक के अनुसार अग्निकर्म करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो जैसे हमने विद्या कर्म के उपकरण देखे, वैसे अग्निकर्म के उपकरण कहूंगा। सबसे श्रेष्ठ गोप्ते सर जो बोलते थे कि सुवर्ण शलाका जो है हम यूज करते थे, तो ये 14 कैरेट की गोल्ड शलाका है। 18 कैरेट की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 14 कैरेट की हम यूज करते हैं क्योंकि सबसे चीप होनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट में पैसे डालने की जरूरत नहीं रहती। हमारी विद्याकर्मा का जो नीडल है 100 रुपीज में 70 रुपीज में 100 नीडल आती है। तो 70 रुपए में हम 100 पेशेंट का विद्याकर्म कर सकते हैं, हमें ज्यादा पैसे डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सुवर्ण शलाका है जो सोने के हिसाब से हमारे उसका रेट रहेगा। वो भी एक बार बनाने के बाद हमें 50 साल तक, जब तक घूमती नहीं तब तक हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगी, 2 mm थिक रहेगी, उसका एंड जो है, जो राउंड है वो 4 mm तक है। हमारा सबसे अच्छा उपकरण, सबसे महंगा हम सुवर्णशाला को बोलते हैं। इसके अलावा विद्याकर्म के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो निडल है, वो बहुत सस्ती है, हम आज भी हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो है वो मड है, मृत्तिका शलाका बोलते हैं हम। उसके बाद में हड़कुंड है। ये सारे जो विद्या अग्निकर्म के जो उपकरण है हम इजीली बना सकते हैं। लोह शलाका है, 50-60-70 रुपए में आ जाती है। तो हमेशा मेरा कहना है कि ज्यादा से ज्यादा
गोखटे सर का कहना जैसा था, यथा सौख्यम यथा लाभम। जैसे जैसे जहां जहां मिलेगा उसके हिसाब से हमें विद्या कर्म करना है, ना कि हम 50,000 का या 1 लाख का इंस्ट्रूमेंट लेके बैठेंगे और उसका यूज नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, पनवेल में हम सर के साथ गए थे और यहाँ पे गुड़ अग्निकर्म करना था सर को, एक पेशेंट का। तो वहाँ पे फ्रोजन शोल्डर हुआ था उस पेशेंट को। तो वहाँ पे गुड़ किसी के पास नहीं था, जागरी गुड़ किसी के पास नहीं था। तो सर ने बोला स्टूडेंट को, किसी के पास चॉकलेट है? तो एक बच्चे के पास इक्लेयर्स चॉकलेट था, तो इक्लेयर्स चॉकलेट को गर्म करके यहाँ पे लगाया और पेशेंट को सर ने रिलीफ दिया। तो इसका मतलब क्या है, यथा सौख्यम यथा लाभम। जो हमें मिलेगा वो इजीली सबसे आसान तरीके से हमें अग्निकर्म करना है। तो जैसे हमारे शोल्डर में स्निग्ध अग्निकर्म बोला गया है, तैलगुड़ स्नेहा संधि अस्थिगता नाम, उसके हिसाब से सर ने चॉकलेट का यूज किया। तो मुझे यही कहना है कि सिद्धांत हमें पता होना चाहिए। हम हमारा ब्रेन यूज करके करने के बाद हम अलग अलग टेक्निक वहां पे यूज करते हैं। विद्या और अग्निकर्म करते समय इम्पोर्टेंट बात है कि प्रेग्नेंट और इन्फेंट में नहीं करना है, ऐसा बोलता है रक्त मोक्षण में, लेकिन हम करते हैं ऐसे पेशेंट में, उनको आश्वासन दे के। क्योंकि रक्त मोक्षण नहीं करना है क्योंकि वो ब्लड लॉस ज्यादा रहेगा, तो हमारे विद्या कर्म में ज्यादा नहीं है ब्लड लॉस, इसलिए हम करते हैं। डोंट यूज ही प्लेसेस मर्म। मर्म पे हमें अग्निकर्म विद्या, कुछ कुछ वैद्य लोगों का अनुभव भी ऐसा है कि वो मर्म पे अग्निकर्म करते हैं। दूसरी बात है, मैडम मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कोई बताएगा मेरी आवाज आ रही है? हो यस सर, यस यस येती है ना? यस 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 यस। थोड़ा सा लाउड कीजिए, अगर जमता है तो थोड़ा सा बड़ा चलेगा। यस चलेगा। और फुल स्क्रीन करिए, हाँ ठीक है सर। एक मिनट हाँ। ठीक है। हाँ ठीक है सर, और फुल करिए ना ओके, सर, फुल स्क्रीन। तो हमारा जो, एक मिनट हाँ। खुली है ना मैडम? हाँ ठीक है सर, ओके यस हाँ। तो ये जो विद्या कर्म और अग्निकर्म के बारे में डूज डोंट बता रहे थे, तो ये जैसे ग्रंथ में आया है कि वर्षा भर निशागम नहीं करना चाहिए। तो हम वर्षा वर्षा ऋतु में भी हम जैसे मौसम में ज्यादा ब्लड लॉस है इसलिए नहीं बोलते, हम युद्ध कर्म अग्निकर्म वर्षा भर निशागमी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, शास्त्र में दिए हुए संदर्भ को अगर हमें पता नहीं है तो हमें कम से कम उस सीख के अग्निकर्म युद्ध कर्म करना चाहिए। और इमरजेंसी पेशेंट है, जैसे कैलकुला है, अपेंडिसाइटिस है, माइग्रेन है, एब्डोमिनल पेन है, सर्वाइकल पेन है, कर्णशूल, दंतशूल, आई पेन, अपस्मार का जो वेग है, ऐसे पेशेंट इमरजेंसी रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट में हमें तुरंत विद्या कर्म अग्निकर्म करना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट को हमें इमरजेंसी रहती है। तो ये जो विद्या कर्म अग्निकर्म है, अभी मैंने जैसे उपकरण बताते समय बताया था कि विद्या कर्म की जो नीडल है वो हॉलो होनी चाहिए। एक्यूपंक्चर में जो यूज की जाती है वो नीडल हॉलो नहीं रहती है, तो ये डिफरेंस आएगा एक्यूपंक्चर और हमारे विद्या कर्म में। हमारा विद्या कर्म करते समय वहां से जो रक्त मोक्षण की अपेक्षा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा हॉलो रहेगी नीडल तो ही रक्त मोक्षण हो पाएगा, या दोष निकल पाएंगे, या वायु निकल पाएगा। अगर हमारी एक्यूपंक्चर जैसे हमारी पूरी तरह भरी हुई नीडल होगी तो हमारा विद्या कर्म नहीं होगा, एक ध्यान में रखना है। और मॉक्सिबेशन बोलते हैं चाइनीज थेरेपी में, तो वो हमारे अग्निकर्म जैसा हमें लगेगा, लेकिन दोनों भी जो ट्रीटमेंट है उसकी उसकी जगह पे श्रेष्ठ है। तो अग्निकर्म रक्त वाहिनियां का ब्लड वेसल का डायलेशन करके काम करेगा। विद्युत चिकित्सा जो हमारे पेरिफेरल टैक्टाइल रिसेप्टर है उनके लार्ज सेंसरी फाइबर्स है उनका स्टिमुलेशन हो जाएगा। लोकल लेटर इनिपेजेशन होने के बाद पेन रिलीफ होगा। लेकिन हम हर डिसीज में विद्या कर्म का एक्सप्लेनेशन अलग रहेगा, हमारे शारीर रचना के हिसाब से अलग रहेगा और हमारे
एनाटॉमी के हिसाब से भी अलग रहेगा। मैं एग्जांपल दूंगा कि किसी ने पढ़ा होगा वाग्भट में सुश्रुत संहिता में दिया है कि अगर विसूचिका व्याधि है, विसूचिका व्याधि में पार्ष्णि पे दाह करना है, तो अब पार्ष्णि में दाह करना है तो विसूचिका कम हो जाएगी, ऐसा बोला है। तो विसूचिका मीन्स क्या, ऊपर से नीचे नीचे से बहुत फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो ऐसे में वो फ्लूइड स्टॉप करने की जगह पार्ष्णि पे दाह करना बोला है। तो आयुर्वेद के शारीर रचना के हिसाब से देखेंगे तो हमारा पार्श्व अस्थि मर्म है, अस्थि धरा कला पुरुष धरा कला रहती है, और वहां पे अग्निकर्म करने से पुरुष धरा कला एक सुकुट जाती है, और वहां पे जो फ्लूइड लॉस है वो तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन मॉडर्न में हमें एक्सप्लेन करने के लिए हमें वैजोवैगल पूरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का यूज करके हमें बताना पड़ेगा। तो समझना यह है कि हमारी शारीरिक रचना और एनाटॉमी है, दोनों भी हमें पता होना चाहिए। हर एक डिसीज में हमें अलग अलग तरीके से हम ये बता सकते हैं। लेकिन विद्ध कर्म अग्निकर्म करते समय सुश्रुत चरित्रान में डलन ने बताया है कि तत्र या सूक्ष्म शस्त्र विद्ध अव्यक्तम असृजम स्रवेत। हम जो विद्ध कर्म करेंगे तो अव्यक्तम असृजम स्रवेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि हम अव्यक्त असृज निकल निकाल निकाल रहे हैं, तो रक्त मोक्ष नहीं कर रहे। जैसे स्नेहादि भी क्रिया योग ही न तथा लेपन अभी, स्नेहन स्वेदन आदि जो हमारे ट्रीटमेंट है, लेपन है, और स्नेहन स्वेदन मर्दन बंधन लेपन, ये जो हमें व्याधि कम करने के लिए चिकित्साएं बताई है, उससे व्याधि कम होने के लिए जितना टाइम लगेगा उससे सबसे फास्ट हम सम्यक शिरावदात, यहाँ पे सम्यक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्यक शिरावदात सम्यक विद्ध कर्म, योग्य प्रमाण से हम वेदन कर्म करेंगे तो ही आपकी व्याधि शांत हो जाएगी, व्याधि कम हो जाएगी। हम रैंडमली करेंगे, कहीं भी करेंगे तो वो सम्यक में नहीं आ जाएगा, तो अच्छी तरह से हमारा विद्ध कर्म नहीं होगा। धमनिश्च विशुद्धंति दुष्ट रक्तत्वाचाशया, ये हमारी जो कंसेप्ट है क्लियर नहीं होगी। तो विद्ध कर्म करते समय ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी एक्यूरेसी, सम्यक तरीके से हमें वेदन कर्म करना है। धमन विशुद्ध होने के लिए जो शास्त्र में जगह बताई है कि हर एक डिसीज में वहां पे हमें वेदन कर्म करना है। मैं एक्यूरेसी के बारे में हमेशा बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीधा सीधा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। जिह्वा विकार मुखपाक दंतशूल, ये तीनों में हमें, जैसे हम ऊर्ध्व चतुर्गत विकार है तो जिह्वा में हमें विकार मिलते हैं कि जिह्वा जड़त्व है, जिह्वा जड़त्व होने से हम बात नहीं कर पाते, मिनमिन रहता है, मुखपाक होता है, फाइब्रोसिस होता है, मुंह खुल नहीं पाते हैं, मुख दंतशूल रहता है। तो ऐसे इसमें हमें जिह्वा मूल पे वेदन करना है। जो हमारी डीप लिंगुअल वेन है उसके जस्ट 2 mm मीडियली करना है, ध्यान में रखना है, मीडियली करना है, लैटरली नहीं करना है। तो ये जो जगह है इंपॉर्टेंस ये है। तो हम ये अधोजिह्वा जो विद्ध कर्म है, हमें मिनमिनता पैरालिसिस के बाद हम पूरी तरह से बात नहीं कर पाते हैं, या जो छोटे बच्चे हैं वो अनुनासिक स्वर ही बात कर पाते हैं, व्यंजन स्वर नहीं आता है, जैसे र नहीं आता है स्टूडेंट को, जैसे वो को नहीं बात कर सकते, तो र नहीं बात कर सकते, तो ये सब जिह्वा स्वर हो गए। तो जिह्वा स्वर नहीं पूरी तरह से आ रहे, इसलिए हमें अधो जिह्वा पे विद्ध कर्म करके उन्हें रिजल्ट हम देते हैं। कहाँ पे करना है, कैसे करना है? उन्नामित विध्वस्त जिह्वा अग्र से अधो जिह्वाया, सब जिह्वा विकार में जिह्वा उन्नामित करना है, जिह्वाच्या अग्र के नीचे, वहां पे हमें वेदन कर्म करना है। अब ये पेशेंट है 3 से 4 महीने से जिह्वा जड़त्व था, टाइफाइड हो चुका था, टाइफाइड तो कम हुआ था लेकिन उसकी वजह से टेस्ट नहीं आ रही थी, साम जिह्वा बहुत थी, तो सब ट्रीटमेंट कर चुके थे, कम से कम 2 महीने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खा चुकी थी, तो चेंजेस नहीं आ रहे थे। अभी जो वीडियो दिखा था उसके हिसाब से अधोजिह्वायाम हमने विद्ध कर्म किया और हमें चेंजेस 2 से 3 दिन में मिलने लगे। तो यहाँ पे संप्रति भंग कैसे हो गई? हमें लगता है कि विद्ध कर्म से, तो जो वहां पे रक्त मोक्षण होगा तो रक्त मोक्षण से दोष निकल जाएंगे, तो हमें दोष दिखेंगे क्या?
कुछ पेशेंट में दिखेंगे, कुछ पेशेंट में नहीं दिखेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। दोष वहां से निकलना जरूरी है, जिह्वा ये अवयव से वहां से निकलना जरूरी है। हम विद्या कर्म करेंगे वहां से, तत्र अव्यक्तम असृजम स्रवेत। अव्यक्त आएगा या व्यक्त आएगा, कोई पेशेंट में ब्लड दिखेगा, कोई पेशेंट में ब्लड दिखेगा नहीं, लेकिन हमारा विद्या कर्म होगा, हमारा रक्तमोक्षण वहां पे होगा, और हमारा दोष संप्राप्ति भंग हो जाएगी। वहां पे जो जिह्वा विकार करने के लिए दोष बैठे हैं वो निकल जाएंगे दो तरीके से। एक तो ब्लड निकलेगा वहां से, ब्लड के साथ आ जाएंगे, या वहां से फोर्स, वायु के फोर्स के थ्रू वहां से निकल जाएंगे, तो हमें वो संप्राप्ति भंग करने में फायदा देगा। जैसे एक पेशेंट है, सेम पेशेंट है, हमारे सर ने भेजा था, तो उसके मुखपाक बहुत था। तो आप देख सकते हैं, वीडियो क्लियर दिख रहा है। तो वहां पे विद्या कर्म करने के बाद उसके अधोजिह्वा में ब्लड आ रहा है। तो ये ब्लड भी आ सकता है या नहीं आ सकता, वो पेशेंट के हिसाब से दिखेगा। अगर वहां पे पित्त दृष्टि ज्यादा है तो हमें स्रावी गुणधर्म के हिसाब से रक्त मोक्षण दिखेगा। कफवातज है, अवरोधात्मक है, हमें तो अव्यक्त हमारा असृज निकलेगा और वहां से हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये जो विद्या कर्म है, अवरोधात्मक संप्राप्ति और क्षयात्मक संप्राप्ति, दोनों में भी हमें अच्छी तरह से काम करता हुआ दिखता है। गंधग्रह ने नासा रोगी नासाग्रह। अब नासा विकार और गंध अग्रण, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करने के लिए, एक्सटर्नल नेजल नर्व है और लेटरल नेजल आर्टरी है, नर्व है नर्व। तो ये दोनों जो है उनका यूज होता है वहां पे। अगर हेसल ब्लैक प्लेक्सस है, वहां पे हमें गंध ज्ञान नष्ट हो रहा है, तो वहां पे हम नासाग्र विद्या अर्धव्रीहि विद्या कर्म करते, ज्यादा अंदर नहीं जाते। तो पेशेंट में हमें गंध ज्ञान जब नष्ट होता है, जैसे हमने कोविड कम से कम एक 200-300 पेशेंट में हमने ये गंध ज्ञान के लिए किया है, तो तुरंत ही गंध ज्ञान जो है वापस आ जाता है। तो हमारे शास्त्र में गंध या नेत्र का ज्ञान या कर्ण का ज्ञान वहन कैसे होता है, ये थोड़ी सी एक कंसेप्ट बताता हूँ कि हमारे जो इंद्रिय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी जो तन्मात्र है, वो तन्मात्रा का ग्रहण करती है, क्योंकि वो उनका वो विषय है। नेत्र का विषय रूप तन्मात्रा है, नासा का विषय गंध तन्मात्रा है। ये जो पांचों के पांचों तन्मात्रा है, वो तन्मात्रों का ग्रहण इंद्रियों से किया जाता है। और वो ख चतुष्टय संगम है, जो हमारा स्त्रोतस है। अब ये चारों स्त्रोतस में आ जाते हैं, तो ये चारों स्त्रोतस एक जगह पे जाता है, जो कर्ण, नासा, जिह्वा, नेत्र है। ये चारों स्त्रोतस मिलके श्रृंगाटक मर्म के यहाँ जाते हैं। तो आप श्रृंगाटक मर्म पढ़ोगे तो ख चतुष्टय संगम है, ये चारों स्त्रोतस का संगम वहां पे हो जाएगा। तो श्रृंगाटक मर्म का कर्म है वहां से उसको आज्ञा चक्र तक लेके जाना है, और वहां पे उसका ज्ञान हो जाता है। तो हमारा मन कहाँ रहता है, शिर और तालु के अंदर, यहाँ पे हमारा मन रहेगा, या हमारा हृदय दूसरा मन वहां स्थान बताया है। तो दोनों चीजें हमें वहन करने के लिए हमें ये श्रृंगाटक मर्म का जो है यूज होता है। और वो हमारे बाकी फना मर्म से, विधुर मर्म से यूज करके वहां श्रृंगाटक मर्म तक हमारी जो वेदनाएं जाती है या संवेदनाएं जाती है, तन्मात्राएं जाती है, वहां से हमें ज्ञान होता है। तो अब यहाँ पे ऐसे पेशेंट में जब हमें गंध ज्ञान नष्ट हो रहा है, तो वो स्त्रोतस में अवरोध जो आया है, नासा व स्त्रोतस में, गंध व स्त्रोतस में जो अवरोध आया है, वो अवरोध हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि वहां पे तन्मात्रा नहीं जा रही है। तो वो दूर करने के लिए हमारे यहाँ बहुत नस्य जैसी चिकित्सा है, हमारे यहाँ वमन विरेचन जैसी चिकित्सा है। लेकिन अगर हमें सद्य चिकित्सा करना है, जहाँ पे रक्त का अनुबंध ज्यादा रहेगा, ऐसे में हमें रक्तमोक्षण बोला गया है। और सभी ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि में एक श्लोक आया है, शिरानुसारिणी भी दोष ही ऊर्ध्व आगत ही जायन्ते शिरोभागेषु रोगाः परम दारुणः। शिरानुसारिणी भी दोष है, शिरानुसारिणी से तो वातव शिरा, पित्तव शिरा, रक्तव शिरा, ये सब शिराओं के अनुसार दोष जाएंगे। रक्त का प्रादुर्भाव ज्यादा रहेगा, उसके हिसाब से सब व्याधि होंगे।
तो ईएनटी ऊर्ध्वजत्रुगत व्याधियों में हमें तुरंत चेंजेस आए हुए पता चलते हैं। तो ये विद्याकर्म हम नासाग्र विद्याकर्म करेंगे तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बोलता हूँ, हम कहीं भी रैंडम नहीं करना है, हमें पता करना है, उसका डिसीज पता करना है, उसके बाद हमें विद्याकर्म करना है। तो ये जो गंधर्व स्रोतस में हमें अवरोध आएगा तो हम वो अवरोध तुरंत 1 सेकंड में दूर कर सकते हैं। अब ये हो गया विद्याकर्म। तो अग्निकर्म के बारे में बात करेंगे। तो ये नासा अर्श का पेशेंट है, नाजल पॉलिप का। तो नाजल पॉलिप में हम भल्ला तक का अग्निकर्म करते हैं। तो अग्निकर्म करते समय बताया है अलग उपकरण है, जैसे गोदंत शरशलाकात्व गता नाम, तैलगुड़ स्नेहा संध्यस्ति गता नाम, इतर लोहा मांस गता नाम। तो जो जगह आई है उसके हिसाब से हमें अग्निकर्म करना है। तो ये जो अलग प्रोसीजर कर रहा हूँ, तो ये हम भल्ला तक भल्ला तक का तेल निकालते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे वो भल्ला तक हमने फोड़ा है, वहां से हम तेल निकालेंगे। तो ये जो भल्ला तक का तेल है वो सबसे इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस में बहुत सारे योग डॉक्टर्स यूज करते हैं। ऐसा कोई भी विबंध नहीं है जो भल्ला तक कम नहीं करेगा। वात कफज ऐसा कोई भी विबंध नहीं है जो भल्ला तक से नहीं निकलेगा। ऐसा चरक ने रसायन चिकित्सा में दिया है, भल्ला तक रसायन देने की यहाँ बोला है। तो ये जो भल्ला तक तेल का हम अग्निकर्म करते समय अग्निकर्म का यूज करते हैं नासा। तो ये जो तेल निकाल हम नासा अर्श पे लगाएंगे। तो नासा अर्श पे सीधा 1 ड्रॉप लगाएंगे। एक ध्यान में रखना है, जो भल्ला तक का हम अग्निकर्म करते हैं नासा अर्श में नाजल पॉलिप में, वो अग्निकर्म वहां पे तकलीफ नहीं देगा। भल्ला तक का एक गुणधर्म हमेशा याद रखना है, वो बाहर की स्किन के ऊपर तकलीफ करता है, म्यूकोजल लाइनिंग में तकलीफ नहीं करता है। इसलिए भल्ला तक का हम जब वर्धमान मात्रा में यूज करते हैं तो अंदर से कोई छाला नहीं पड़ता है, लेकिन भल्ला तक का ड्रॉप अगर नाजुक स्किन के ऊपर पड़ जाए तो वहां पे व्रण होता है। तो भल्ला तक का गुणधर्म ध्यान में रखना है, म्यूकोजल लाइनिंग पे कोई वो डैमेज नहीं करता। लेकिन ये जो विबंध आया है वो भल्ला तक के स्पर्श मात्र से ही 1 ड्रॉप से ही ये विबंध निकल जाता है। तो ये हम भल्ला तक का अग्निक्रम हम इसे कहते हैं। गल अब गल विकार में हनुसंधि के यहाँ पे हमें वेदन कर्म करना है। तो गल विकार कौन से आएंगे? तो ओश चोष आ जाएगा, त्याच्यानंतर गिलायु आ जाएंगी, टॉन्सिल्स बढ़ जाएंगे, टॉन्सिलाइटिस आ जाएगा, डिस्फेजे आ जाएगा। हमारे बात करते समय हमारे जो गले विकार दिए हैं बहुत सारे, तो उनमें से रोहिणी छोड़ के सब गले विकार में हमें विद्ध कर्म का रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे भी वेदन कर्म का, तो ये हमें गले विकार और अपस्मार दोनों में काम में आता है। मैं ये विद्या कर्म गोप्य सर कर रहे हैं, उनके ही वीडियो निकाले हैं, ना कि हमारे वीडियो है, क्योंकि हमारे लिए गुप्त सर आप्त है तो हम आप्त के ही वीडियो दिखाएंगे। तो ये हमें सब डिसीज पे काम में आता है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, अपस्मार जैसे व्याधियों में भी हम विद्या कर्म करते हैं और गल विकार में भी विद्या कर्म करते हैं। तो ये पेशेंट डिस्पेजिया की थी, कुछ भी खा नहीं पा रही थी, साथ में अपस्मार भी था। तो ये पेशेंट को एक 2 सेकंड के विद्या कर्म से हमें चेंजेस मिले हैं। ध्यान से सुनना एक बात, कि हम जो विद्या कर्म अग्नि कर्म करते हैं देखने में हमें 2 सेकंड का लगता है, लेकिन कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है ये एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से डिसीज में कहाँ पे करना है वो हमें सीखना है। वही दंतशूल में हमें दंत मांस के ऊपर हमें वेदन कर्म करना है। तो कहाँ पे करना है? दंत मांस पे। दंत मांसानी अबाधा है, वहां पे बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसा हमें वेदन कर्म करना है। तो यहाँ पे दिखेगा पेशेंट को दंतशूल है और हमने उसके दंत मांस पे वेदन कर्म किया है। वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ा ब्लड आ रहा है, उसके हिसाब से ये जो इसका दंतशूल है वो निकल जाए। वही पे हम अग्निकर्म बताते हैं।
तो तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थि गता, हमारा जो दंत है अस्थि है, तो वहां पे हमें स्निग्ध अग्निकर्म, स्नेह अग्निकर्म, तैल गुड़ या स्नेह का अग्निकर्म करना है। तो हमने वहां पे मधुशिष्ट रखा है, हम शलाका गर्म कर रहे हैं, और मधुशिष्ट मोम जो बोलते हैं मराठी में उसको मेन म्हणतो आपण त्याला, तो वो मोम रख के वहां पे अग्निकर्म कर रहे हैं, क्योंकि दंत कृमि थे पेशेंट को, हमारा डायग्नोसिस दंत कृमि था, उसकी वजह से शूल हो रहा था। तो उसको वहां पे मोम रखने के बाद हम अग्निकर्म करते हैं, और वो अग्निकर्म करने के बाद मोम पिघल जाएगा, और वहां पे जो स्रोतोस्वामी कृमि है उनको कृमियों को मारने के बाद हमारा संप्राप्ति भंग हो जाएगी, हमारा दंतशूल रुक जाएगा। अब ये दंतशूल एक ही अग्निकर्म के सेटिंग में 5-5 साल तक वापस नहीं होता है, इतना अच्छी तरह से होता है। तो अगर डेंटल कैरीज है दांत पे, हमारे यहाँ पे अगर होल है, वहां पे अगर सुराख है, वहां पे अगर कैरीज है, तो हमें ये अग्निकर्म करने के बाद दूसरी एक प्रोसीजर करनी पड़ती है जो हमारी सुश्रुत संहिता में वर्णित है। तो हम वहां पे लाक्षा अग्निकर्म करते हैं, तो हम वहां पे लाक्षा रखते हैं, और वो लाक्षा का वहां पे पूरन करते हैं। तो जैसे फीलिंग बोलते हैं, मॉडर्न में फीलिंग करते हैं, वैसे आयुर्वेद ग्रंथ में आई हुई लाक्षा की फीलिंग हम करते हैं। तो ये फीलिंग से इतनी अच्छी तरह से फीलिंग हो जाती है कि बाद में आपको ना सिल्वर लगाना पड़ता है, ना कोई दूसरा डेंटल प्रोसीजर करनी पड़ती है, ना रूट कैनल करना पड़ता है। इतनी अच्छी तरह से हम वहां पे लाक्षा जो है लगाते हैं, और लाक्षा इतनी कड़क हो जाती है, जब तक दूसरा अग्नि नहीं आएगा तब तक वो निकलेगी नहीं। इसलिए वो मोम का अग्निकर्म करने के बाद वहां पे हम लाक्षा का पूरन करते हैं। तो ये चिकित्सा हमें सुश्रुता में वर्णित हुई है। अगर गले में कोई भी शस्त्र या कांटा अटक गया है, तो लाक्षा का यूज करके हमें निकालनी है। तो ये लाक्षा जो है वहां पे अच्छी तरह से बैठ जाती है, और लोग खाना खा सकते हैं अच्छी तरह से। हालांकि ये बहुत अलग ट्रीटमेंट है, आपको डेंटल इंस्ट्रूमेंट के साथ करोगे तो काफी अच्छा उसमें चेंजेस आप अच्छी तरह से कर सकते हो। ये हम अच्छी तरह से बिठाए हैं, मुझे लगता है 2-2 साल पहले बिठाए हुए लाक्षा, बिठाए हुए पेशेंट की अभी तक लाक्षा नहीं निकली है। जो मॉडर्न की ट्रीटमेंट करने के बाद कैप बिठाते हैं तो कैप निकल जाती है, लेकिन लाक्षा नहीं निकलती है। तो लाक्षा कहीं पे भी आपको मिल जाएगी और आप इसका यूज कर सकते। कर्ण विकार, कर्ण विद्ध कर्म आया है। अब फिर से मैं बताता हूँ, विद्ध कर्म पेन मैनेजमेंट के लिए भी है, डिसीज मैनेजमेंट के लिए भी है। डिसीज मैनेजमेंट करते समय और पेन मैनेजमेंट करते समय एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडमली कहीं पे भी नहीं करना है, कभी कहीं पे भी हमें विद्ध कर्म, जहाँ दुख रहा है हमें वहां पे विद्ध कर्म नहीं करना है। तो उसका डिसीज ढूंढ के वहां पे एक्यूरेसी पे काम करना है कभी भी। तो कर्णशूल है, कर्ण बाधिर्य है, कर्ण विकार है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको कॉकलियर इम्प्लांट बोला गया है, ऐसे पेशेंट को 10-10-15 लाख का ऑपरेशन करने के बजाय अगर हम वेदन कर्म करते हैं, तो 6-6 महीने में, 8 महीने में हमें बच्चों को सुनाई देता है, और उनकी जो हियरिंग एड्स है वो भी निकल जाती है। तो विदुर मर्म के ऊपर एक अंगुली और कर्णयो ऊपरी समन्तात कर्ण पश्चात, ऐसे दो विद्ध कर्म यहाँ बोले गए हैं। वो एएसओएम में, सीएसओएम में, सब जगह पे हमें फायदा देते हैं। अब नेत्र विद्या, यहाँ पे जैसे मैंने एक्यूरेसी के बारे में बोला है, अगर मेरे स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं, उनको भी मैं कहना कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। अभी यहाँ से जो आगे की स्लाइड है, सब ध्यान देना है। ग्रंथ क्या बोलता है, ग्रंथ में पढ़ना कैसे है, विद्ध कर्म ग्रंथ में कहाँ कहाँ छुपा है वो निकालना कैसे है, और एक्यूरेसी कैसे निकालनी है, इसके मैं थोड़े से एग्जांपल दूंगा। अब हमारे जो वेद्य व्याधि है उसमें से अभिषंद और अधिमंथ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पुराण सर्पिशा स्निग्धो स्याद अधिमंथ पीड़ितो स्वेदयित्वा यथा न्यायम शिरा मोक्षेन योजयेत्। अब पुराण सर्पिशा, पुराण घृत से स्निग्ध करने के बाद हमें वेदन कर्म करना है। शिरा मोक्षेन, अत्र शिरा कौन सी,
उपनासिका ललाट्यम अपांगम वा। सीक्वेंस है उपनासिका, ललाट्य और अपांग, ये तीनों पहले करना है, सीक्वेंस के साथ करना है। उपनासिका पहले करना है, ललाट्यम जो हम विद्ध कर्म बोलते हैं वो मैं दिखाऊंगा, और अपांगम वा, अपांग संधि पे वहां पे हमें वेदन कर्म करना है। अभिषंद और अधिमंत हमारा डायग्नोसिस होगा, ध्यान में रखना है। अभिषंद और अधिमंत क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तो ही आप नेत्र का विद्ध कर सकते हो। कैसे करना है, उपनासिका ललाट्य अपान, उपनासिका ललाट्य अपान, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षिपा इत्तस्यन्दे पैतिके च अधिमन्ते रक्तस्रावम संसरणम चापी कार्यम। मैं बता रहा हूँ, अभी जो लोग हैं उनको ये वीडियो बार बार फिर से देखना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। अब मैं पीछे लेता हूँ, पीछे पीछे की स्लाइड जो है, पीछे की पीछे की स्लाइड जो है, उपनासिका ललाटम अपांगम वा अभिषंद आदिमंतम है। पाक में सिराश्च अपांगम उपनासिकम ललाट्यम वा, सबसे नीचे देख सकते हो, सिराश्च अपांग उपनासिका ललाट। यहाँ पे देखना है उपनासिका ललाट अपांग, उपनासिका पहले लिया है अभिषंद में, ललाट सेकंड लिया है, अपांग थर्ड लिया है। और पाक में सशोप अक्षिपाक अशोप अक्षिपाक दो पाको प्रकृतितो, इसमें स्नेह सेदोपपन्नस्य तत्र विद्वाम सिराभिषक। उपनसिका पहले लेना है, अपांग पहले लेना है, उपनसिका बाद में लेना है, और ललाट्यम बाद में लास्ट में लेना है। और अभिषंद में पहले ललाट्यम लेना है, पहले उपनासिका लेना है, ललाट्यम और अपांगम वा। तो ये सीक्वेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सीक्वेंस ऐसा क्यों बताया है डिफरेंट डिफरेंट, तो सीक्वेंस बताया क्यों है, तो ये मंडलों के हिसाब से, जो हमारे नेत्र में मंडल है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, हमारे जो पटल है उसके हिसाब से हमें नेत्र में विद्ध कर्म करना है। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वीडियो के समय बताऊंगा। अंजन है, अंजन में भी वैद्य व्याधि है, तो पुटपाक अवसादेन रक्त विस्त्रावनादीन, तो पुटपाक करके अवसादन कर, रक्त मोक्षण से हमें अवसादन करना है। अंजन में स्टाई है, हमारे क्लिनिक में स्टाई के इतने सारे पेशेंट आते हैं, एक दो दिन में निकल जाते हैं। डैक्रोसिस्टाइटिस है, तो डीसीटी का ऑपरेट करते हैं, तो हम भी ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। पुयाल से शोणित मोक्षेन च हितम तथैव अपि उपनाहनम च, तो पुयालस हमारा है, शोणित मोक्षणम हितम, कहाँ पे करना है, अपांगम उपनासिका ललाट्यम वा, यही हमें आगे करना है पुयालस में। तो ये हमारा जो रूट है विद्ध कर्म रक्त मोक्षण का, वो रूट कहाँ पे है, तो शुश्रूषारिस्थान 8वें अध्याय में है। और बाकी हमारे ब्रांचेस कहाँ पे है, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में, सुश्रुत संहिता चिकित्सा में, तो हमारे अलग अलग ऐसी ब्रांचेस है। तो पुयालस में डीसीटी में हमने बताया है कि उपनाह करके, लेकिन इसके साथ में ये ध्यान में रखना है, स्नेहन स्वेदन करके उपनाह करके हमारे ऐसा वर्णन आया है, तो उसके हिसाब से ही हमें करना है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये जो सीक्वेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो बार बार सुनने के बाद, बार बार देखने के बाद ही अवगत होता है। तो अन्यतोवात ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है, अन्यतोवात कर्तव्य सूर्यवर्तो हरो विधि है। अब मैं बताना चाहूंगा कि सूर्यावर्त में कहाँ पे रक्त मोक्षण करना है, या सूर्यावर्त में जो विधि बताई है, तो वही विधि अनंतवात में ट्राइजेमल न्यूरालजिया में बताई है। तो ध्यान में रखना है, कहीं पे भी विद्ध कर्म नहीं करना है, रिजल्ट नहीं आएगा। आप करके देखो, पेशेंट बोलेगा हाँ आज ठीक लग रहा है, कल ठीक नहीं लग रहा है। तो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिरा वेदस्य कर्तव्य अनंतवांत प्रशांत है, सूर्यावर्त हरो विधि। तो सूर्यवर्तों में ऐसे रेफरेंस आपको मिलेंगे। जैसे मैं बताऊं, अगर गल विकार में अगर पेशेंट है तो उन्हें बताया होगा कि अगर दंत मांस वत हरो विधि ऐसा करना है, तो दंत मांस में पढ़ना, जाके पढ़ना है, तो वहां पे जो विधि बताई है वही करना है। यहाँ पे जैसे बताया ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जैसा पेशेंट है अनंतवात में, तो सूर्यावर्त हरो विधि, जो सूर्यावर्त में हम रक्त मोक्षण करते हैं, शिरावेदस्य कर्तव्य अनंतवात प्रशांत है। तो ये जो हमारे रेफरेंसेस है वो सब जुट के हमें पहले
प्रैक्टिकल सीखने के पहले ये हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ रैंडमली नहीं करना है। अगर ट्राइजेमल न्यूरल पेशेंट बोलता है मुझे यहाँ पे पेन है, कहीं पे भी हम वेदन कर्म करेंगे तो कभी कभी पेशेंट को 1 सेकंड के लिए, 1 दिन के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन जो हमारा विद्या कर्म, रक्त मोक्षण और अग्नि कर्म अपुनर्भूत चिकित्सा जैसा काम करता है वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वो इम्पोर्टेंट है, देखना और सीखना इम्पोर्टेंट है। तो वैद्य व्याधि है हमारे पास, सुश्रुत में बताया है। तो वैद्य व्याधि है, हम लेख्य व्याधि है, वैद्य व्याधि है, असाध्य चिकित्सा है। तो जो वेदन कर्म में रिजल्ट आएंगे वही हमें देखना है, बाकी के तो हम असाध्य पे भी काम करने ही नहीं वाले। जैसे अगर ग्लॉकोमा के आगे का पेशेंट गया है तो हम उसको विद्ध करने ही नहीं वाले, क्योंकि रिजल्ट आने ही नहीं वाला है। इम्पोर्टेंस क्या है, वैद्य व्याधि पता होनी चाहिए कहाँ पे, और सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ये अभी मैंने 2 स्लाइड जो बताए सीक्वेंस समझाने के लिए, एक्यूरेसी समझाने के लिए ही बताए हैं। तो शिरोत्पात, शिराहर्ष, अक्षिपाक, अन्यतोवात, कुयालस, वात विपर्य, अधिमंत, अभिषंद, ये हमारे वैद्य व्याधि है। लेकिन पता होना चाहिए शिरोत्पात किसे डायग्नोस करेंगे, शिराहर्ष किसे डायग्नोस करेंगे, अक्षिपाक कंजक्टिवाइटिस किसे डायग्नोस करेंगे, ट्राइजेमल न्यूरालजिया किसे डायग्नोस करेंगे, पुयालस, वात विपर्य। सीधा मैं बताता हूँ, अगर पूरी तरह से आंख फड़फड़ कर रही है, जगह पे स्टेबल नहीं है, मैं पेशेंट बताऊंगा आगे, तो वो वात विपर्य जैसी चिकित्सा करेंगे तो रिजल्ट मिल जाते हैं। काच है, भवंती अपि खलु ये षडामया हरित अश्रुक्तेषु शिरामोक्षणी, ध्यान में देना है। मॉडर्न में ग्लॉकोमा की ट्रीटमेंट ही है नहीं है, तो भवंती यापी याप्या म्हणजे ये व्याप्य व्याधि है। खलु हमें पता है, सच में व्याप्य व्याधि है। ये इनके 6 जो प्रकार है वो व्याप्य व्याधि है। व्याप्य में जब तक दवाई दोगे, जब तक ड्रॉप डालोगे तब तक ठीक लगेगा, लेकिन हरेत अश्रुक्तेषु शिरा मोक्ष नहीं ही, इसमें रक्त मोक्षण करोगे तो आपको व्याप्यता से भी बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं। शिरोत्पात, शिरा साक्षिपाक, अन्यतोवात, कुयालस, वाति विपर्य, अधिमंत, अभिषंद। अब ये जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार हमारा ये व्याख्यान देख रहे हैं, पहले कभी नहीं देखे, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो शब्द है, शब्द के ऊपर नहीं जाना है। आयुर्वेद में जैसे शिरोत्पात सो बहुत बड़ी व्याधि है क्या, नहीं है। शिरार्श बहुत बड़ी व्याधि है क्या, नहीं है। उनका अगर लक्षण देखेंगे और हम मॉडर्न के हिसाब से उनका वर्गीकरण करेंगे तो हमें वो याद रह जाएगा। तो यहाँ पे सब जो व्याधि है वो बात चिकित्सा से नहीं ठीक होने वाले, तो उनके ऊपर रक्त मोक्षण, शिरावेदन ही मिलता ही है। ग्रंथ का रेफरेंस दे रहा हूं मैं। तो ये जो व्याधि है हम देखेंगे, ये पेशेंट है तिमिर, अक्षिपाक, अक्षी अमयशु, नेत्र विकार में सब जगह पे उपनासी के वेदन करना है। तब एक सीक्वेंस हम रैंडम बताते हैं, हम पेशेंट में, हम स्टूडेंट को बताते समय, भ्रूमध्य ये जो है अपांग है, ये भ्रूपुच्छ है और ये उपनासिका है। भ्रूमध्य, अपांग, भ्रूपुच्छ, उपनासिका, ये तिमिर अक्षिपाक ये दोनों में हम यूज करते हैं। तो ऐसे पेशेंट में जिनका जो प्रेशर बढ़ा हुआ है, 40 तक प्रेशर गया है आंखों का, वो अगर हम चेक करेंगे और 2-3 दिन विद्ध कर्म करने के बाद हम अगर फिर से करेंगे तो 30, 20 या 18 तक उनका प्रेशर रिड्यूस हुआ है, ऐसा हमें दिखता है। यहाँ पे चिकित्सा हुई है, हाँ हुई है। यहाँ टेम्परेरी हुआ है, नहीं, यहाँ पे रक्त मोक्षण हुआ है। और रक्त मोक्षण चिकित्सा पंचकर्म आई है, शोधन कर्म है रक्त मोक्षण। तो ये शोधन कर्म हो रहा है, यहाँ पे दोष निकल रहे, क्योंकि आंख नाक एक छोटी जगह है, यहाँ पे दोष भी मात्रा में कम रहेंगे, तो चिकित्सा भी एक्यूरेसी के हिसाब से कम रहेंगी। एग्जाम्पल दो, सब कंजक्टिवल हिमोरेज का पेशेंट है, उसको आंख को लगा है, आंख को लगने के बाद सोया था पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट था, आंख को लगा है तो इतना सारा ब्लीडिंग हुआ है। तो ब्लीडिंग होने के बाद पेशेंट हमारा भक्त था, पेशेंट आया हमारे पास, हमने बोला ठीक है हम करेंगे, मेडिसिन कुछ नहीं दिया पेशेंट को। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है जो मैंने अभी सीक्वेंस बताए थे, यहाँ पे हम उपनासिका वेदन कर्म नहीं करने वाले हैं, भ्रू मध्य, अपांग और भ्रूपुच्छ करने वाले हैं। अगर हम उपनासिका करेंगे तो वहां पे दृष्टि विकारों के लिए करते हैं।
तो उपनासिका पे नहीं गए हैं, रैंडमली कहीं पे नहीं जाना है, तो पेशेंट का जो सब कंजक्टिवल ह्यूमरस्थान शुक्लगत व्याधि है, अर्जुन बोलेंगे इसको। विद्या कर्म करने के बाद 2 से 3 दिन में हमें चेंजेस मिले हैं। इतने अच्छे चेंजेस हमें कोई एड्रॉप से या कोई हमें टैबलेट से भी नहीं मिलते हैं। तो ये हमें चेंजेस आयुर्वेद देता है, ये पेशेंट को कोई मॉडर्न के ट्रीटमेंट नहीं। अभी मैं अभी पिछले हफ्ते का एक पेशेंट का वीडियो डाला हूँ। सेम पेशेंट को प्रेशर बढ़ने की वजह से रात में ब्लीडिंग हुआ था। तो ये पेशेंट को ब्लीडिंग होने की वजह से विजन लॉस हुआ था। बाहर से भी ब्लीडिंग था, अंदर से भी ब्लीडिंग था, तो ये दृष्टि विकार में जाएगा पेशेंट। ध्यान में रखना है एक्यूरेसी के समय, इसमें हमने उपनासिका ऐड किया है। तो पेशेंट का अर्जुन था ही, अंदर से ही चेंजेस थे, वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो ये पेशेंट का अर्जुन तो चला गया और उसकी विजन भी आ गई। कितने दिन में? 2 से 3 दिन में। इतने जल्दी अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे, इसके साथ हम विरेचन करेंगे तो और ज्यादा से फायदा होगा। लेकिन हम पेशेंट जब सब लोगों के सामने पेश करते हैं, तो हम सिर्फ विद्याकर्मा अग्निकर्मा के पेशेंट ही पेश करते हैं, दूसरी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी रही। अब ये पेशेंट है, पुराना पेशेंट है, मैं हमेशा इनका वीडियो डालता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों को एनर्जी देता है। तो पेशेंट को लैग ऑफ थैलेमस था, आप देख सकते हो। राइट आई घूम नहीं रही है, लेफ्ट आई पूरी तरह घूम रही है, तो टोसिस भी था साथ में। अब ऐसे पेशेंट आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से ठीक होते हैं, ये पता ही नहीं रहता। तो ये पेशेंट को हमने वेदन कर्म कर किया है। तो वेदन कर्म कहाँ पे किया था? दृष्टि अगर आपको नहीं है तो हम उपनासिका पॉइंट लेंगे, अगर है तो हम वो पॉइंट। बहुत लोगों को कंफ्यूज होगा नेत्र के विद्या के बारे में, तो यही क्लिप बार बार सुनने के बाद आपको पता चलेगा। तो जो पेशेंट का आंख नहीं हिल रहा था, वो 1 महीने में चेंजेस आने शुरू हो गए, और एक मुझे लगता है 45 डेज में पेशेंट का आंख और विजन दोनों भी सही हुआ। ऐसे बहुत रोज हमारे ओपीडी में रहते हैं, रोज बाकी के स्टूडेंट सीखते हैं, 30-40 स्टूडेंट्स रोज रहते हैं, हमेशा सीखते हैं। लेकिन एक्यूरेसी से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं अब अनुभव देता हूँ। पेशेंट की एक इमेज है, रेटिनल ब्लेड है पेशेंट को। अब ये पेशेंट में आंखों को पेन नहीं होता है। अब इसका फोबिया तो नीचे है, इसको विजन लॉस भी ज्यादा नहीं था। थोड़ा सा बाजू में एक साइड पे थोड़ा सा राउंड पैच आ रहा था। तो इतना सारा ब्लीडिंग था पेशेंट को, पेशेंट को ब्लीडिंग होने के बाद हमारे पास आया। पेशेंट को हमने अभी ध्यान में रखना है, ये मॉडर्न का डायग्नोसिस है, मॉडर्न का इमेज है, लेकिन हमारा डायग्नोसिस उसका अधिमंत हुआ था। अधिमंत के लक्षण दिख रहे थे। तो हमने डिसाइड किया ऐसे पेशेंट में हम भ्रूमध्य, अपांग, भ्रूगुच्छ, उपनासिका को विद्ध कर्म। हमारा डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मॉडर्न का लोग बोलेंगे कि वहां पे रेटिनाइटिस है या आरपी है, या मॉडर्न के लोग बोलेंगे कि वहां पे डिस्क खराब हुई है, वहां पे विट्रस चेंज करना पड़ेगा, वो मॉडर्न की ट्रीटमेंट रहेगी। हमारी ट्रीटमेंट करते समय हमारा डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ विद्या कर्म, अग्नि कर्म या तर्पण, आशुतन, ये जो चिकित्सा दी है वो आयुर्वेद के व्याधि के डायग्नोसिस अनुसार दी है, ना कि एलोपैथी के। तो आयुर्वेद का डायग्नोसिस ढूंढना है। पेशेंट अगर बोलेगा, मैं सादा सिंपल बोलता हूँ कि वाटरिंग ऑफ आईज है, अगर ये हमारा व्याधि कहाँ पे जाएगा? नेत्र विकार में जाएगा। हमारा नासा विकार में भी जा सकता है। अगर किसी को डीएनएस है, उसके साथ अवरोध होगा, पॉलिप हो जाएंगे, उसका भी वाटरिंग आई हो सकता है वहां पे ब्लॉक होके। तो हमें देखना है हमारे पेशेंट के जो लक्षण है हमारे आयुर्वेद के कौन से व्याधि में जाते हैं। तो ये पेशेंट के लिए नीचे डेट देख सकते हो, 22/5/21, 22 मई को हमने उसका ओसीटी किया था, ली थी। और विद्या कर्म करने के बाद यहाँ पे डेट देखोगे 16/6, 1 महीने में पूरा पैच चलेगा। ना कोई आई ड्रॉप, ना कोई इंटरनल मेडिसिन, नथिंग, ना विरेचन, नथिंग, कुछ नहीं किया है।
खाली हफ्ते में 2 बार विद्या कर्म किया है। 4 हफ्ते में सिर्फ 6 से 8 सेटिंग के बाद वो पेशेंट का पूरी तरह से जो पैच है, ब्लीडिंग है, पूरी रिकवर हो चुकी थी। तो विजन तो 2 ही विद्या में क्लियर हो चुका था, लेकिन शास्त्र के सपोर्ट के लिए हमने ओसीटी फिर से करवाया था। ये बहुत महंगी रहती है, इमेजेस लेना 1,000 रुपए तक पेशेंट के लेते हैं, लेकिन शास्त्र अभ्यास के लिए हमने ये लिया था। मुझे लगता है मेरे सारे स्टूडेंट ने एक केस देखी है, और अभी तो पूरी तरह से ये निकल चुका है, ब्लीडिंग भी बाकी नहीं। तालु विकार है, ये आजकल बहुत पेशेंट आ रहे हैं, कैंसर के पेशेंट रहते हैं या सबम्यूकल फाइब्रोसिस के पेशेंट रहते हैं। तो पोस्टीरियर 1/3, यहाँ पे जो सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट रहता है हमारा, पोस्टीरियर 1/3 पे हमें वेदन कर्म करना है। ये डमी पेशेंट है, डमी पेशेंट पे गोपे सर दिखाते हुए हमने वीडियो निकाला है। तो अभी ये जो विद्या कर्म है तालु विकार में काम करता है। मैंने बोला था सूक्ष्म विद्धम अपि अव्यक्तम असृजम स्रवेत। तो कहाँ कहाँ पे करना है, हर एक पेशेंट में जगह फिक्स होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारा कहाँ कहाँ पे है, उसके हिसाब से हमें करना है। वो एक एक्सपीरियंस देता हूँ। एम्पिगस वल्गैरिस एक पेशेंट है, हमारे स्टूडेंट की माता जी है, पूरी जबान देख सकते हो और तालु भी देख सकते हो। फिर से मैं चलाता हूँ, जो तालु पे रेड रेड अल्सरेटिक पैचेस है। तो ये पेशेंट को स्टेरॉइड्स वगैरह बहुत सारे यूज किए थे, लेकिन हमारा विद्या कर्म करने के बाद सिर्फ थोड़ा सा पैच बचा था। तो तालु का जो विद्या बताया वही विद्या किया था, तो इतने अच्छी तरह से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और नेत्र विकार में देखोगे तो सिंपल पेशेंट है, बेल्स पाल्सी जो बोलते हैं हम, वही है। अप्रोलिंग ऑफ आईबॉल है, हवा नहीं भर पा रहे। अर्दित जो बताया है हमारे ग्रंथ में, वो अर्दित है। यहाँ पे दृष्टि नाश नहीं है, तो भ्रूमध्य हमने विद्या कर्म किया, तो अर्धवरी ही करना है। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। अपांग पता होना चाहिए, भ्रूपुच्छ कहाँ है पता होना चाहिए। और उपनासिका, पेशेंट को विजन लॉस भी था या नंबर था शायद, इसलिए उपनासिका किया था। तो पेशेंट को जो था 15 से, मुझे लगता है 15 से 20 वेदन कर्म किया हमने। तो पूरी तरह से पेशेंट का जो बेल्स पाल्सी है वो निकल गया है। वही पॉइंट्स हमें पैरालिसिस में भी काम में आते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि पॉइंट सीखने के बाद रिजल्ट कभी नहीं आते। पॉइंट कैसे निकाले गए ये सिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देख के पढ़ के, और गुरु के पास या कोई हमारे स्टूडेंट है आपके शहर में होंगे, वहां जाके आपको ये डिटेल्स में सीखने के बाद ही आपको मिलेंगे रिजल्ट। नहीं तो रैंडमली बहुत लोग करते हैं, एक दिन का रिजल्ट देख के खुश होते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्यक्ष, शास्त्र अभ्यास एंड उसके बाद में अनुभव, ये तीनों मिलके हमें रिजल्ट मिलते हैं पेशेंट में। तो बच्चा है वही सेम बच्चा है। अब मैं ये इसका वीडियो इसलिए डाला हूँ, मैं बताता हूँ। इसको हियरिंग लॉस था, कंप्लीट हियरिंग। मेरे पास जब आया पेशेंट को तो कंप्लीट हियरिंग लॉस था। पूरे कान भर गए थे, साइनस भर गया था, पूरा साइनस पैक था। ग्रोमेट इंसर्शन था, ग्रोमेट अंदर का वूजिंग निकालने के लिए। लेकिन बच्चा सुन नहीं पा रहा था, ऑटिस्टिक की तरफ जा रहा था, चिड़चिड़ हो रही थी, भाषा नहीं समझ नहीं पा रही थी। तो ये पेशेंट को कर्ण विद्या करने के बाद सुनाई दिया, लेकिन कुछ दिन बाद हमें पता चला कि उसको डीएनएस है, नाजल पॉलिप थे। तो हमने नासा विकार में बताया हुआ विद्या कर्म, जैसे भ्रूपुच्छ और उपनासिका, हमने 2 ही किया है। मैं यहाँ पे सीक्वेंस इसलिए डाला हूँ, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको कृष्णगत व्याधि शुरू हो रही थी आंखों की, और उपनासिका इसलिए किया क्योंकि वहां पे नासा अनाह था। तो ये 2 विद्या कर्म करने के बाद ये बहुत, ईएनटी का व्याख्यान जो रहता है, मैंने पहले परसों हड़पसर के कॉलेज में भी दिया था।
जो ईएनटी की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए काफी इजी समझ में आता है, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा ईएनटी के बैच ही नहीं पढ़ते, ऐसे स्टूडेंट को बहुत ऊपर से जाता है। लेकिन अगर गया तो भी चलता है, लेकिन आपको एक्यूरेसी सीखने के लिए मोटिवेशन की बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ऐसे पेशेंट में वो देखने को मिलती है। और एक्यूरेसी से अब उसको सुनाई भी देता है, अभी सिर्फ बात करने का बाकी है। सुनाई देने के बाद सब लैंग्वेज भी अभी आ रही है उसको, लेकिन ज्यादा देर होने की वजह से वो ज्यादा ना सुनने की वजह से लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई। मुझे लगता है एक दो महीने में उसकी लैंग्वेज भी डेवलप हो जाएगी। अग्निकर्म, भ्रुवच्च उपनासिका भ्रूमध्य। अब जो विद्या कर्म से हमें रिजल्ट नहीं दिया है, कुछ कुछ पेशेंट रहते हैं हमें विद्या कर्म से रिजल्ट नहीं देते हैं, अर्जित की जैसे पेशेंट, तो हमें साथ में उसको अग्निकर्म भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे स्वेदन करना पड़ता है। अर्दिते नामनम मूर्धनि तैलम तर्पणम एवं च, ये भी हम साथ में कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट में हम अग्निकर्म कर रहे हैं। ये वीडियो इसलिए डाला है तो अग्निकर्म समझ लेना है। तो सुवर्णशला का हम गरम करके वहां पे अग्निकर्म कर रहे हैं, ना कि हम पूरी रेड हॉट करके वहां पे अग्निकर्म कर रहे हैं। अग्निकर्म करते समय सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि अग्निकर्म करने वाले उपकरण ध्यान में रखना है। ग्रंथ में उपकरण बहुत जोर दिया है अग्निकर्म के ऊपर। श्लोक पढ़ता हूं मैं। गोदंत शर शलाका तो गताना। अब गोदंत है, गाय का दांत है, शर है मीन्स हमारा जो एरो है, शलाका है जो अभी आप देख रहे हो, त्वगताना में त्वगत अग्निकर्म करते समय यूज। इतर लोहा मांसगताना मीन्स सुवर्ण रजत ताम्र, ये जो शलाका है हमें मांसगत व्याधि में यूज करनी है। तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थि नाम, संधि पे अस्थि पे हमें अग्निकर्म करना है, तो तैल गुड़ स्नेहा पे करना है। जैसे कॉर्न पे अगर अग्निकर्म करना है तो लोह शला का ही यूज करना है। कॉर्न के ऊपर आप ताम्र शला का यूज करोगे तो कॉर्न का रिकरेंस होता ही है, 1000 बार निकालो लेकिन रिकरेंस होता है। लेकिन लोह शला का यूज करोगे वही निकालने के लिए, तो एक सेटिंग में आपको कॉर्न का रिजल्ट मिल जाता है। ये धातु या गामी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसा हरिद्रा का अग्निकर्म है हम स्नब बॉक्स के ऊपर करते हैं कामला में, तो वो द्रव्य इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसकी कंडक्टिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंडक्टिंग उसका आयन और इलेक्ट्रॉन का लेन देन है, जैसे सुवर्ण धातु का सबसे श्रेष्ठ बोलते हैं हम। तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे जो नर्वस सिस्टम पे काम करने के लिए, काफी अच्छा उसका यूज होता है। अब वही ट्रीटमेंट हम ऊर्ध्वजत्रुगत शिरोविकार में यूज करते हैं। ये रक्त मोक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रप्लुप्त जैसे, रुइया जैसे विकार में बाल जा रहे हैं तो हम समझाते हैं पेशेंट को कि बाल क्यों जा रहे हैं। उसके जो मॉडर्न की टेक्निक है, हेयर एनालाइजर आजकल मिलते हैं, उससे हम पेशेंट का चेकअप करके हम सबको बता सकते हैं। और ये जो चेंजेस है, बाल क्यों गिर रहे हैं, हम बता सकते हैं। शुरुआत करते समय हमने ट्रीटमेंट शुरू की, पेशेंट को समझाया, रैंडमली किया, ऐसे करना नहीं है, लेकिन हमने कैसे सीखा ये बता रहे। और रैंडमली करने के बाद उसका पैटर्न फिक्स किया और चेंजेस दिखने को मिले। अब केस बताता हूँ। पूरी तरह से आईब्रोज भी नहीं है पेशेंट को, कहीं पे भी बाल नहीं है, तो हमारी जो स्काल्प आर्टरीज है, स्काल्प आर्टरी के ऊपर एक एक अंगुली हमने विद्यकर्मा किया है। तो कहाँ पे है ये, आप सब ध्यान में रखना, इस लाइन ध्यान में रखना। गूगल पे जाके स्काल्प आर्टरीज एंड वेन्स ऐसा सर्च करना, वहां पे एक इमेज मिलेगी रेड और ब्लू की। और उनके जो एनास्टोमोसिस है, वो 3 पॉइंट पकड़ के हमने वेदन कर्म किया है ये पेशेंट को। और ये पेशेंट को वेदन कर्म करने के बाद चेंजेस, रिजल्ट बोलते हैं हमारे। मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस बढ़ जाती है,
बहुत सारे पेशेंट आते हैं, अभी बॉलीवुड के भी पेशेंट आते हैं बाल बढ़ाने के लिए, मराठी एक्टर भी आते हैं। तो हमारी जो विद्याकर्मा अग्निकर्मा चिकित्सा है वो बेस है। हम उसका यूज करके अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। हमारा एक ही उपक्रम है कि एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। हर स्टूडेंट ने रैंडम नहीं सीखना है, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान रहता है। हमें एक्यूरेट ट्रीटमेंट सीखनी है, क्योंकि एक्यूरेसी करोगे तो ही मैजिक जैसी ट्रीटमेंट आपको मिलेगी। कहाँ पे भी आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो सीखने के लिए। लेकिन अभी 40-40 स्टूडेंट रहते हैं। मार्च अप्रैल तक मुझे लगता है कि स्टूडेंट के नाम हमने लिखे हैं, कौन कौन आने वाला है। लेकिन सीखने की जगह है, सीखने के लिए किसी को ना नहीं है, सीखने के लिए एक भी रुपया नहीं है, फ्री है। जैसे हर एक व्याख्यान हम फ्री देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ज्ञान देने से बढ़ता है। इंस्ट्रूमेंट है, बहुत चीप है, इसमें पैसे डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में देना है। कभी भी लगेगा, कभी भी है तो बताना है। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. It was great, amazing. You are really doing a great job, sir. Thank you very much. So I think we are going with our questions. So yes, definitely. Directly हम लोग questions लेते हैं तो थोड़ा और interesting हो जाएगा session. बिल्कुल. Yes, just one by one, please raise your hands. Doctors, please, all the doctors, I request all. Yes, sir. Dr. Chittaranjan, please. यस मैम, मैंने ये पूछ रहा था जैसे मनोविकार में जैसे हम सर बता रहे थे, हाँ. तो उसमें कैसे विद्यकर्म या अग्निकर्म करना है? अच्छा, अभी मनोविकार की मैंने स्लाइड नहीं डाली है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन आने के बाद मैं डिटेल एक्सप्लेन करना चाहता था। अब मनोविकार हमारे कौन से मैक्सिमम ग्रंथ में देखेंगे तो उन्माद अपस्मार करें देखते हैं। लेकिन अगर मनोविकार का हम डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ऐसे छोटे छोटे विकार भी आते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। अगर हाँ, जो हमें ऑटिज्म जैसे बच्चे मिलते हैं, तो ऐसे बच्चों में हम उनका डायग्नोसिस उनके लक्षणों के हिसाब से करते हैं। अगर उनका लक्षण हम उन्माद करेंगे तो उन्माद में, और फिट्स के साथ में तो अपस्मार करेंगे मनोविकार में। तो अपस्मार जैसा पेशेंट रहेगा तो हमारा विद्याकर्म जैसे ग्रंथ में दिया है कि उरु मूल पे करना है। हमारा विद्याकर्म दिया है कि हमारा तालु संधि और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, यहाँ पे हम विद्याकर्म करेंगे। उन्माद का पेशेंट है तो सीधा साइकोसोमेटिक पॉइंट हम करते हैं, भ्रूमध्य, अपांग और भ्रूगुच्छ, या भ्रूमध्य, अपांग और शंख। मैं इलाबरेट करना चाहूंगा, पॉइंट के ऊपर नहीं जाना है, जाना है व्याधि के ऊपर। अब ऑटिज्म के 4 पेशेंट पकड़ेंगे। एक बच्चा रहेगा जो बहुत ज्यादा इरिटेशन करता है, आई कांटेक्ट नहीं है, समझ नहीं पा रहा है, बहुत जगह पे सता रहा है, स्वमग्न रहता है, एक पेशेंट है। दूसरा पेशेंट रहेगा ऐसा ही पेशेंट, लेकिन उसको फिट्स आए थे पहले और उसके बाद में इरिटेशन की वजह से वो ऐसे लक्षण दिखाने लगा। तीसरा पेशेंट मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जैसे बड़े हैं, काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बीपी बढ़ रहा है, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सिजोफ्रेनिक जैसे हमें चेंजेस मिल रहे हैं, संशय ले रहे हैं ये। और चौथा पेशेंट हम पकड़ेंगे कि मॉडर्न के डायबिटीज टैबलेट्स के अनुसार चल रहे हैं, जैसे कि सिजडॉन ले रहा है, सिजडॉन प्लस ले रहा है, या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ले रहा है। तो ये चारों पेशेंट का डिवाइड हम करेंगे। तो पहले जो बच्चे रहेंगे तो वो बच्चों में हम उन्माद है या अपस्मार है उसके हिसाब से उन्माद का और अपस्मार का पॉइंट लेंगे। और मैंने अभी बताया था कि ख चतुष्टय संगम में जो हमारे संज्ञा वह स्रोतस है, जैसा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो हमारा रूप वह स्रोतस जो है हमारा आंखों का, उसका वहन अच्छी तरह से होना चाहिए। इसलिए हम अपांग और शंखमर्म साथ में लेते हैं। अगर पेशेंट बच्चा है वो टेस्ट नहीं समझ रहा है ऑटिज्म का, या छोटे बच्चे हैं उसका मनोविकार है, तो हम उसको
शंख मर्म का और संघटक मर्म का यूज करने के लिए उपनासिका और शंखम का विद्ध कर्म करेंगे। ये विद्ध कर्म के पॉइंट गोप्टे सर के बुक में दिए हैं। और जो बड़े पेशेंट है, जो संशय कर रहे हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया का पेशेंट पकड़ेंगे, तो वो पेशेंट में हम उरो मध्य करते हैं। तो उन्माद में हमारे एग्जैक्टली स्टर्नम पे बिटवीन टू निपल्स ऐसा विद्ध कर्म दिया है सुश्रुत संहिता में, तो हम वो विद्ध कर्म करते हैं। तो ध्यान में रखना, ये सभी विद्ध कर्म अर्धव्रीहि है, एक व्रीहि नहीं है। ध्यान में रखना है, एक्यूरेसी मिलेगी कैसे, डिपेंड अपॉन हर एक पेशेंट। ये चारों मैंने जो पेशेंट बताया, हर एक पेशेंट का विद्ध कर्म अलग रहेगा। वो ढूंढेंगे कैसे, वो उनके लक्षण हमारे कौन से व्याधि में। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक वैचित्रिक पेशेंट आया था, सो नहीं रहा था, टेंशन आ रहा था, एग्जाम के दिन बहुत ज्यादा उसने रात में स्टडी की थी और नींद नहीं आ रही थी, तो डर रहा था, कोई मुझे मार रहा है ऐसा लग रहा था। तो हमने उसकी हिस्ट्री ली, तो उसको ज्वर आया था, चौथे दिन ज्वर आ रहा था। डिटेल में हिस्ट्री लेने के बाद पता चला उसको चतुर्थिक ज्वर था और ज्वर का वैचित्र्य उसको मिल रहा था। तो ऐसे पेशेंट में हमने ज्वर का जो दिया है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पैरेलल टू निप्पल, हमने वो विद्ध कर्म किया। चतुर्थिक ज्वर ग्रंथ में दिया है, गुप्तेश्वर के बुक में भी है। वो विद्ध कर्म करने के बाद उसका थर्ड डे को पूरी तरह से वैचित्र्य निकल गया। तो अब ऐसे पेशेंट को हम उन्माद पकड़ेंगे नहीं, वो ज्वर का उपद्रव पकड़ेंगे और वो उपद्रव की चिकित्सा की है। तो हमें हर एक पेशेंट को आयुर्वेद डायग्नोसिस ढूंढना है, ना कि पॉइंट पे जाना है। जैसे कि हम ये पॉइंट पकड़ेंगे, वो पॉइंट पे जाएगा ही नहीं। वो पेशेंट का मूलतः विकार था, ज्वर था, रात्र भर उसने स्टडी किया था एग्जाम में और उसकी वजह से वैचित्र्य आया था, घबरा गया था कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। तो उसको वो ज्वर की चिकित्सा हमने की, तो वो ठीक हो गया। तो उसे हम उन्माद में डालेंगे ही नहीं, अपस्मार में डालेंगे नहीं। अब योशा अपस्मार जैसा हमें पेशेंट मिलते हैं जो फिट्स आई है या चक्कर आई है जैसा नाटक करते हैं, साइकोसोमेटिक पेशेंट रहते हैं, तो उनको अपस्मार नहीं रहता, लेकिन ग्रंथ में व्योशा अपस्मार दिया है, जैसे हिस्टीरिया बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम उरु मध्य करते हैं। शंख मर्म पे, शंख केशांत संधि, शंख मर्म के बाजू में केशांत संधि, वहां पे वेदन कर्म करते हैं। तो ऐसे पेशेंट दो दो तीन में ठीक हो जाते हैं। जैसे भानामती जैसे पेशेंट आते हैं, हमारे मराठवाड़ा में भानामती बोलते हैं इसको। तो वैसे पेशेंट को शंख केशांत एक विद्ध कर्म काफी सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट है कि वो चारों संज्ञा व स्रोत है, उनका जो वहां से मार्ग श्रृंगाटक की तरफ जाने वाला है। ऐसे विकारों में शंख मर्म शंख केशांत वेद बताया गया है। तो ऐसे हम आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोसिस पूछेंगे, देखेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक दी है, तो आयुर्वेदिक डायग्नोसिस भी हमें देखना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम वेदन कर्म करेंगे। देखो, आज का व्याख्यान बहुत हेवी रहता है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। जो ईएनटी में जो प्राध्यापक या स्टूडेंट है जो पीजी करते या पढ़ा अच्छा है, तो उनके लिए इजी रहेगा। लेकिन बार ये व्याख्यान के शब्द सुनने के बाद आपको एक्यूरेसी पे महत्व देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आज कहनी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सतत अभ्यासशीलनम, अभ्यास का डेफिनेशन ही है, बिल्कुल सतत प्रयत्न कर। डॉक्टर आशीष सर प्लीज। सर थायराइड में सर कहाँ पर करते हैं? अभी सिंपल है, थायराइड में और हाइपोथायरॉइडिज्म हम पकड़ेंगे, हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, दो थायराइड पेशेंट मिलते हैं। तो आज कल का ही एग्जांपल देता हूँ। कल हमारे पास थायराइड के एक कम से कम 10-12 पेशेंट थे, उसमें से 2 पेशेंट मैं निकाल के एग्जांपल देता हूँ। ऐसे थायराइड के पेशेंट मिलते हैं, उनका वेट बढ़ रहा है, उनका टीएसएच बढ़ा हुआ है, उनका कॉन्स्टिपेशन है, मेटाबॉलिज्म का रेट स्लो हो गया है और मोटे होते जा रहे पेशेंट, और इनफर्टिलिटी देते हैं बाद में ऐसे लेडीज में। तो एक पेशेंट रहेंगे और दूसरे पेशेंट रहेंगे सिर्फ रिपोर्ट में चेंजेस है, बॉडी में चेंजेस नहीं, एक्सीडेंटली रिपोर्ट मिला है। तो ये दोनों को भी मॉडर्न में हाइपोथायरॉइडिज्म कंसिडर किया जाता है। लेकिन पहला पेशेंट जो वेट बढ़ रहा है, ऐसा पेशेंट देखेंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आयुर्वेद के हिसाब से, सुश्रुत संहिता में दिया है, क्योंकि सुश्रुत संहिता बहुत हार्मोनल पे अच्छा रिजल्ट देता है। तो स्थौल्य कार्श रस निमित्त व्याधि, रस निमित्त स्थौल्य और वेट बढ़ना और कम होना, ये रस निमित्त व्याधि है। और रस का जो मल है, कफ है, और वो विकृत कफ बढ़ने की वजह से ये वजन बढ़ता है। एक पहले पेशेंट का डायग्नोसिस है, दूसरे पेशेंट में खाली रिपोर्ट बढ़े है। तो जो पहला पेशेंट है
वो पेशेंट में स्ट्रेस, मानसिक तान तनाव, खान पान में बदलाव, ग्रहणी जैसे साथ में सिम्टम मिले, तो वो पेशेंट को हमने मानसिक शांतता, जैसे मैंने अभी उन्माद का पॉइंट बताया, वो पॉइंट किया, वो विद्ध कर्म किए और उसको संतर्पण जन्य व्याधि के हिसाब से ट्रीटमेंट की, तो वो पेशेंट को रिजल्ट आते हैं। अभी पेशेंट को कल का ही मैं बता रहा हूँ, इसलिए उसके रिजल्ट बाद में समझेंगे, लेकिन अनुभव बता रहा हूँ। और दूसरा पेशेंट है जो खाली थायराइड की TSH बढ़ा हुआ पेशेंट लेके आता है, तो ऐसे पेशेंट में गल विकार की यहाँ पे आया है। जैसे गल विकार में दो गल विकार हम ज्यादा पकड़ते हैं, एक गलगंडा आएगा और एक अपची आएगा। तो अपची में अगर अपची जैसे वहां पे यूनिलैटरल आपको स्वेलिंग दिखेगी थायराइड की, तो हमें रेखा अग्नि कर्म करना है। और जो बायलेटर हमें थायराइड की स्वेलिंग दिखेगी, तो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पैरेलल निपल, ये हम वेदन कर्म करते हैं। तो पॉइंट नहीं ढूंढना है, हर एक पेशेंट ढूंढना है कि कौन सा पेशेंट में क्या क्या लक्षण देते हैं, और वो हमारे कौन से आयुर्वेद डायग्नोस्टिक पे बैठेगा, और उसके बाद ही हम उस पे एक्यूरेसी के हिसाब से कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, इनफर्टिलिटी में किस प्रकार से हम लोग विद्ध कर्म और अग्निकर्म के बारे में आपको अलग सेशन रखना पड़ेगा। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर दैट श्योरली, क्योंकि मैडम कैसा है, इनफर्टिलिटी करते Yes. समय हमें PCOD बताना पड़ेगा, उसके बाद थायराइड बताना पड़ेगा, उन्माद, अपस्मार, स्ट्रेस जैसे। इनफर्टिलिटी के आयुर्वेद में बताया है कि सौमनस्य जननाम गर्भधारणा नाम बताए। सौमनस्य मन अच्छा होना चाहिए, तो मन के लिए उन्माद भी आ जाएगा, ज्यादा सोचना आ जाएगा, ग्रहणी आ जाएगी, थायराइड आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, ये सब का हमें वहां पे अंतर्भाव करना सर पड़ेगा। आप डेट बता दीजिएगा, हम लोग तो रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, क्योंकि ये बहुत अलग कैसा है, यस डेफिनेटली। टॉप टू बॉटम हर एक डिसीज में हम करते हैं। हर रोज कम से कम 150 से 200 पेशेंट पे हम वेदन कर्म करते हैं, और हर एक पेशेंट, छोटा बच्चा लेके कैंसर तक पेशेंट के ऊपर वेदन कर्म के रिजल्ट आते हैं। डाटा भी बहुत सारा है, लेकिन एक ही दिन में सब टॉपिक भी कवर नहीं होते। नहीं बिल्कुल डेफिनेटली आई ENT में अंडरस्टैंड। इतना है, तो ENT में अगर आंखों का भी एक दिन पकड़ेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट करना, हर एक के ऊपर केस बताना, इसके लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आया है कि सुवर्ण शलाका और पंचधातु शलाका में डिफरेंस है, तो कॉस्टली तो जाएगी, एक बार बनाएंगे तो हमेशा के लिए बन जाएगी वो, लेकिन धातुओं का इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है यहाँ पे। वैसे तो हमारा प्रधान शस्त्र हमारा हस्त है, लेकिन शालाक्य तंत्र है, शलाका तो इम्पोर्टेंट रहेगी ही, हर एक शलाका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो एक बार लेने के बाद परमानेंट हो जाती है, मुझे लगता है आज के हिसाब से, आज के रेट से सुवर्ण शलाका एक 8-9 हजार तक आ जाएगी, बन जाएगी, तो आपकी खुद की रहेगी। मैं गोपटे सर की शलाका, सर ने 40 यूज की हुई शलाका अभी भी देखता हूँ कि वहां पे है सर के पास, तो सर के बेटे के पास, और मैंने जब 2012 से शलाके यूज कर रहा हूँ, वो अभी तक है मेरे पास। तो हमें वो पूरी शस्त्र कर्म करने के लिए जो जो चाहिए उपकरण, वो लेना चाहिए। बिल्कुल सर। सर ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम देखने की जरूरत है, जैसे कुछ अभी एग्जांपल देता हूँ कर्म। हाँ हाँ, वही एग्जांपल देता हूँ। हमें तो एक शास्त्र के ऊपर नहीं रहना चाहिए, सब शास्त्र पढ़ने चाहिए, लेकिन आप जब इकोस्प्रिन लेके आते हैं पेशेंट, वो उनका ब्लड थिनिंग हो जाता है, तो ऐसे में विद्ध करने के बाद बहुत सारे ब्लीडिंग जैसे चेंजेस हम सोचते हैं, दिखते नहीं है। ध्यान में रखना है क्लॉटिंग या कोएगुलेशन के लिए 13 फैक्टर है, कैल्शियम है, हमारे पास तो हीमोफिलिया भी है, उनको हम वेदन कर्म करते हैं। जैसे हीमोफिलिया के पेशेंट की ब्लीडिंग हो गया और जॉइंट लॉक हो गया, तो ऐसे पेशेंट विद्ध से ही ठीक होते हैं, क्योंकि वहां पे रक्तस्राव होने की वजह से कोएगुलेशन हो गया है। तो ऐसे पेशेंट में हमें ज्यादा देखना ही नहीं है, देख कर्म कर रहे हैं हम, सर्जरी का पार्ट कर रहे हैं, अनुशस्त्र पे जा रहे हैं, तो डरना नहीं है, पहली बात है। सब सीखना है, दूसरी बात है। और गोखटे सर बोलते थे कि जब तक आयोटा कट नहीं करोगे तब तक डरो मत, पहले सीखो और बाद में करो। बिल्कुल बिल्कुल यस सर सर, उन्माद अपस्माराचा सिक्वेन्स पॉइंटचा सिक्वेन्स सांगा ना।
और टाइम ड्यूरेशन भी बता दीजिए सर, उन्माद अपस्मार में और माइग्रेन में, जैसे यहाँ पर अभी उन्माद अपस्मार का भी थोड़ा डिटेल बताता हूँ, एक्सपीरियंस ही बताता हूँ। अभी अपस्मार पकड़ते हैं तो अपस्मार का एजेस पकड़ेंगे। अभी मेरे पास आने वाले कैटेगरीज पकड़ेंगे तो बच्चे आते हैं जो सेरेब्रल पाल्सी के रहते हैं, हाइपोक्सिक इंसल्ट हुआ है बचपन में डिलीवरी के समय, और वो फिट्स में चले जाते हैं, तो मॉडर्न में उनको एंटी एपिलेप्टिक दवाई चलती है। ऐसा एक पेशेंट का ग्रुप रहता है। दूसरे पेशेंट का ग्रुप रहता है तो फीवर की वजह से आया हुआ है, फीवर आया है और मेनिंजाइटिस होने की वजह से उनको फिट्स आते हैं, तो ये अपस्मार में जाएगा। तीसरे पेशेंट का ग्रुप आता है कि काफी सालों से, 4-5 साल से या 10 साल से उनको एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन चालू रहती है, तो ये 3 ग्रुप में आते हैं। तो पहला जो ग्रुप है, छोटे बच्चे रहते हैं जिनको हाइपोक्सिक इंसल्ट हुआ है डिलीवरी के होते समय, ऑक्सीजन कम गिरा है, तो ऐसे बच्चों में काफी फास्ट रिजल्ट आता है। तो हम उनको करते समय फक के साथ डिवाइड करते हैं, और वो हाइपोक्सिक इंसल्ट आने की वजह से जो अपस्मार हुआ है, वो अपस्मार के बाद उनमें प्रेजेंट लक्षण क्या दिखते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ कुछ बच्चे चलते फिरते हैं फिर भी उनको फिट्स आते हैं। कुछ कुछ बच्चे सेरेब्रल पाल्सी जैसे सिम्टम लेके आते हैं, हाथ पाए हिलाते नहीं है, वन साइडेड पूरी पैरालिसिस रहती है। तो ऐसे पेशेंट का ग्रुप करके वहां पे एसोसिएटेड प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, जैसे अभी मेरे पास कम से कम एक 70-80 बच्चे हम चालू है। उनको एक बच्चा है, उनको दिन में 10 बार फिट आता है, 18 बार 20 बार फिट आता है। तो ऐसे बच्चे को हम अगर देख रहे हैं तो वो उन्माद में चला जाएगा, क्योंकि वो ग्रह बाधा में दिया हुआ है, स्कंदा अपस्मार जैसे लक्षण दिए, तो वो अपस्मार का पेशेंट है ही नहीं। तो वो बच्चा है, वो उन्माद में जो हमारे ग्रह 17 प्रकार दिए उनमें एक बैठ रहा है, तो उसको हम उन्माद का पॉइंट कर रहे हैं, अपस्मार का कर नहीं रहे। उन्माद का करने के बाद ही उसके हर रोज के 20 जो फिट्स थे वो एक के ऊपर आ गए। वो उन माँ बाप का सोचना चाहिए जो बच्चे को पूरी मॉडर्न की ट्रीटमेंट देने के बाद भी फिट्स नहीं बंद हो जाते। तो, गोप्टे सर के पास था, तो मैं एक पेशेंट को घर पे विद्याकर्मा करने को जाता था सर के पेशेंट को। तो वो पेशेंट को वो लड़की थी 14 साल से 19 साल तक, उसको 5 साल रोज पर घंटे पर 15 मिनट को फिट्स आते थे। सब मॉडर्न की दवाई ले चुकी थी, उसको सब मेडिसिन चालू थी, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर के पास गई थी, तो उसको 1 घंटे में 5 से 6 फिट, 24 घंटे में रात में सोने के बाद भी फिट्स आती थी। उसको नींद की दवाई हेवी डोज दे दे के सुलाया था और उसकी बहुत मोटी बन चुकी थी। तो सर ने मुझे वहां विद्याकर्मा के लिए भेजा था, मुझे लगता है 2015 की बात है, मेरी शादी के आसपास। तो 15 से 16 महीने उसको विद्याकर्मा किया। 1 साल भर उसके घर पे गया, हफ्ते में 2-3 बार उसके घर पे जाके, चिंचवड़ से कोथुड़ में घर था उसका, तो घर पे जाके वेदन कर्म किया। तो आज वो बच्ची जो है, अभी 2021 चालू है, और वो आज चल के फिर के कॉलेज में भी जाने की लायक बन गई है। जो उसने उसके जिंदगी के 5 साल बेड पे निकाले हैं, क्योंकि 15 मिनट को फिक्स कोई दवाई काम नहीं करेगी। ऐसे पेशेंट है, हमने देखे हैं। ऐसे पेशेंट में सिर्फ एक ही दवाई हम यूज करते हैं, जो योग जोशी सर बताते हैं हमेशा, कि अश्वत्थ पत्र भोजन। हमारा पीपल के पत्ते के ऊपर पीपल का पत्ता लेना है, उसको घी लगाना है, उसके ऊपर चावल रखना है, गरम चावल, और गरम चावल के गर्मी की वजह से पीपल के पत्ते में जो एंटीप्लेटिक कंटेंट है वो घृत को क्रॉस करके चावल में आ जाएंगे। यही कंसेप्ट है। हमारे ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है, वो सिर्फ लिपिड क्रॉस कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं क्रॉस कर सकता। वही कंसेप्ट करके ये जो चावल खिलाना, अश्वत्थ पत्र भोजन बोलते हैं वो, और विद्याकर्म, ये जो हम 2 ट्रीटमेंट यूज करते हैं पेशेंट में। तो अपस्मार जैसे पेशेंट, फिट्स जैसे पेशेंट कम होते हैं। और उन्माद के जो पेशेंट है, उन्माद में नहीं बताया है कि किस वजह से आया है। जैसे ग्रहणी की वजह से रहेगा, ज्वर की वजह से रहेगा तो ज्वर के पॉइंट करेंगे। सिर्फ ओनली टिपिकल उन्माद का पेशेंट है तो सिर्फ उन्माद का उरो मध्य हम करेंगे, एंटी पैरेलल टू निप्पल। तो डिपेंड करेंगे कौन सा पेशेंट है, उसके हिसाब से हम यूज करें। तो चावल कितने दिन, मतलब पके हुए चावल, चावल पके हुए पके हुए चावल, जैसे खिचड़ी है या भात पके हुए चावल, अश्वत्थ पत्र भोजन है, चावल ही यूज करते हैं, बच्चों को खाने के लिए इजी जाता है, हम रोटी भी यूज एक दिन करते में हैं। एक बार देंगे, इतने हाँ, सब दिन सुबह सुबह देंगे,
एज के हिसाब से पत्ते यूज करेंगे, 1 साल का है तो 1 पत्ता, 2 साल का है तो 2 पत्ते, ऐसा रेगुलरली करेंगे। अच्छा। सर उनमें योगो तो जोशी सर के, डिफरेंस योगो है। जोशी सर का जो बुक है, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनके बुक में ये डिटेल दिया है। नहीं तो काय चिकित्सा, यस। आयटी के शाम के इसमें भी अश्वत्थ पत्र भोजन है, वो भी नहीं है, तो मुझे लगता है गोप्टे सर के बुक में भी है। अच्छा, यस सर, यस, डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर रमन जी, डॉक्टर रमन गर्ग प्लीज। प्रणाम सर। प्रणाम। जी मैं वैद्य रमन गर्ग पंजाब से बोल रहा हूँ सर। बोलो बोलो। सर जैसे आपके हेयर हैं ऐसे हेयर करने हो बाल आपके जैसे, हाँ। तो कैसे हो जाएंगे? बहुत बढ़िया आपका, और सेशन तो बहुत कमाल, क्या बात है, मजा आ गया। इधर देखो, मैं एग्जांपल अभी बाल के बारे में बताया है, तो ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, काफी अच्छी तरह से हम करते हैं। तो आयुर्वेद को छोड़ना नहीं करते। मैं एग्जांपल देता हूँ, केश, ये शब्द का एग्जांपल देता हूँ, केश का। तो केशाय हितम केशम, जो बालों के लिए हितकारक है वो केश है। एग्जांपल शुरू करूंगा। तिल तेल है, बालों के लिए हितकर है, केश है। दूसरा है कामदुदा है, उष्णता कम करेगी, बाल करे, केश है। भृंगराज है, माका बोलते हैं उसको, वो उष्ण। तो केश के मूलवाह में जो अवरोध है वो निकालने के बाद इसका बढ़ाएगा, वो केश है। दूध है, घृत है, मधुर रस वाले है, वो भी केश है। तो ये सब हम अगर पढ़ेंगे, अगर आपके पास मेरे पास एक मुझे लगता है आपको सबको पता है कि नहीं, कि लक्षण समुच्चय है। एक लक्षण डालोगे तो ग्रंथ में रेफरेंस कहाँ कहाँ पे आए हैं, ऐसे book में है। मुझे लगता है यहाँ पे पुणे विद्यापीठ में मिलता है, और है ना सर, किताब है ना, हाँ लक्षण हाँ समुच्चय। किताबें है। तो वो अगर पढ़ोगे या आप निकालोगे कि केश द्रव्य या केश कहाँ कहाँ पे आया है, तो उनका सबका पढ़ाई करने के बाद मैं एवरेज बताता हूँ। जो ऐसे बाल गए हुए उनको हमें केश कर्म करना है, तो केश कर्म डिवाइड करना पड़ेगा दोषों के हिसाब से। अब पेशेंट पकड़ेंगे सिर्फ बाल जा रहे, बाल है उनके लेकिन बाल जा रहे। दूसरे पेशेंट है बाल जा चुके हैं, और तीसरे पेशेंट है उनके दाढ़ी, मुंह, हमारा आईब्रोज और ये भी एलोपेशिया टोटलिस में जाते हैं। तो ये 3 पेशेंट के हिसाब से हम दोष डिफरेंट करेंगे। जैसे बाल जाते समय सिर्फ निकल जा रहा है, तो आप पूरी संहिता पढ़ लो। खालित्य जो है पित्त के खालित्य पित्त के सिवाय है ही नहीं। कौन सा भी पित्त व स्रोत दृष्टि लक्षण देखो, खालित्य आ जाएगा। वात में कफ में ज्यादा नहीं मिलेगा, पित्त में ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो प्रथम कैटेगरी पेशेंट है जिनके बाल है, बचे हैं और निकल जा रहे हैं, तो वो पित्त दृष्टि जन है। तो उनमें हमारा विद्ध कर्म जो है फर्स्ट, मुझे लगता है 5 दिन में रिजल्ट देता है। दूसरे तो जो सर पेशेंट है उनके बाल जा चुके हैं और बचाना है, या इंद्रलुप्त जैसे पेशेंट है, ऐसा पेशेंट है अवरोध जन्य संप्राप्ति भी हमें मिलती है। तो ऐसे पेशेंट में हमें अभ्यंतर चिकित्सा विद्ध कर्म के साथ करनी पड़ती है। जैसे कि कफवातग्न है, या हम बोले कि इच्छा वेदी लगानी है, या जयपाल लगाना है, या गुंजामूल लगाना है, तो ये साथ में करना पड़ता है। या कभी कभी हमारे जो मध्यम मात्रा में 6 बूंद का नस्य दिया है, आप अगर शारंद्र संहिता निकालोगे तो शारंद्र संहिता में 3 नस्य आए हैं। एक निम्ब बीज तेल आया है, दूसरा विभितक नस्य आया है, और तीसरा आया है अणुतेल नस्य आया है। 3 नस्य जो है हम विद्ध कर्म के साथ यूज करते हैं, जिनके बाल सफेद होके गिर रहे हैं, या पहले सफेद हो रहे हैं और बाद में जड़ से निकल रहे हैं, तो ये सेकंड कैटेगरी में पकड़ते हैं। और तीसरी कैटेगरी रहती है जो एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हमें एक 6-6, 7-7 महीने काम करना पड़ता है। तो कंटिन्यूअसली विद्ध, ये तीनों कंडीशन में अगर अवरोधात्मक संप्रति है तो ही विद्ध काम में आएगा, और क्षयात्मक है तो भी विद्ध कर्म काम में आता है ऐसे पेशेंट में। तो ये 3 कैटेगरी में रख के हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो बाल आना शुरू हो जाते हैं। बाकी बहुत सर ग्रंथ में अश्वगंधा भी है। हम बोलते हैं कि केश, जो भी केशाय हितम है, कमल भी पकड़ेंगे तो भी केश है। तो हर एक पेशेंट के हिसाब से हम देख के बता सकते हैं, हम कर सकते हैं। सर पहले वाले में जैसे आपने बताया तो बाल झड़ रहे हैं, जैसे कम हो रहे हैं,
तो उसमें कौन से पॉइंट पे विद्यकर्म हाँ करें? वही स्थान भूलना नहीं है, मैंने बताया आपको। ये क्लिप रिकॉर्डिंग है शायद, मुझे ये आप फिर से पढ़ सकते हो। गूगल में ढूंढना है, स्काल्प आर्टरीज बोलते हैं, स्काल्प आर्टरीज और वेन ब्लू एंड रेड की फिगर है, तो उनके जो एनास्टोमोसिस है, अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो बहुत लोग पॉइंट गलत करते हैं, इसलिए मैंने गूगल में इमेज वो है उसका ही रेफरेंस दे रहा हूँ। तो एनास्टोमोसिस के ओपन करने के बाद आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वहां पे तीन तीन 6 विद्या करना है, या हमारे विद्याकर्मा अग्निकर्म का फेसबुक के ऊपर पेज है, उसके ऊपर भी मुझे लगता है वीडियो है। नहीं तो ये मैडम का जो दर्पण का पिछला हमारा सेमिनार है उसमें भी मैंने वीडियो दिखाया है, तो वो भी आप यस देख सकते हो एग्जैक्टली कहाँ पे विद्याकर्म करना। यस थैंक यू सर, डेफिनेटली। थैंक यू नेक्स्ट सर। क्वेश्चन प्लीज। डॉक्टर आशीष कुमार जी प्लीज। प्रणाम सर। मैं सर हाँ सर, अर्धाव भेदक में विद्युतकरण कर सकते हैं क्या सर? कहाँ पे कहाँ करेंगे? सर, कहाँ कहाँ? अर्धाव अर्धाव भेदक। भेदक सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अर्धावेदक में हम माइग्रेन जैसा पकड़ेंगे पेशेंट, उनको यस कपूल के यहाँ पे हमें विद्या कर्म करना है सिंपल। तो आईब्रोज के एंगल पे 45 एंगल्स के ऊपर केशांत संधि पे विद्या कर्म करना है। तो अर्धावेदक पे विद्या कर्म करने की जगह रक्त मोक्षण बहुत सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है। हमारी जो यहाँ पे वेन है वहां से सीधा हम रक्त मोक्षण करेंगे तो सबसे बढ़िया रिजल्ट रहता है। एक ही दिन में 40-40 साल का हमारा पेशेंट का हेलो। अभी तक निकल जाता है। सूर्यावर्त में भी मैं एग्जांपल देता हूँ, हम जब सीख रहे थे 3rd ईयर में, तो एक पेशेंट आई थी हमारे पास। तो वो जो हमारा कर्कटक रहता है, बच्चे मैथ्स करते समय यहाँ एक यहाँ पे पेंसिल लगती है, दूसरे यहाँ पे नोकीली चीज रहती है, तो वो नाक में डाल के वो खून निकालती थी और वहां पे रक्त मोक्षण करती थी। तो उसकी वजह से उसका अर्धाव भेदक जाता था। तो तब सर ने बताया था कि रक्त मोक्षण का इम्पोर्टेंस कितना है। लेकिन वो समझा नहीं, जगह नहीं मिली जहाँ जुगुलार पे अगर रक्त मोक्षण नहीं कर सकते तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से निकाला हुआ रक्त मोक्षण यहाँ तक भी रिजल्ट देता है। तो सिंपल रक्त मोक्षण अर्धाव भेदक में बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट देता है। लेकिन अर्धाव भेदक अगर कफवात संप्राप्ति या नेजल ब्लॉक या डीएनएस की वजह से है, तो आपको नासा के विद्या कर्म करने के बाद ही अर्धाव भेदक की तरफ जाना पड़ेगा। कभी कभी पेशेंट को कर्ण शुल्क के हिसाब से भी अर्धाव भेदक रहता है, तो कर्णयो ऊपरी समानता और विधुर मर्म के ऊपर आधा अंगुली ऐसा विद्या कर्म करना पड़ेगा। तो अर्धाव भेदक किस चीज से एसोसिएटेड है? मैं एक बच्चों को देखता था, एक पेशेंट आता था मेरे के पास कि उसको अर्धाव भेदक था, काफी ट्रीटमेंट ले चुकी थी, लेकिन रिजल्ट मेरा भी नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर से हिस्ट्री ली, तो बाद में समझा कि वो यूरिन होल्ड करता था, यूरिन पकड़ के रखता था, तो उसको उदावरत बैठ के अर्धाव भेदक हुआ था। तो हमने अंगुष्ठ मूल विद्या कर्म शुरू किया और वो दूसरे दिन पेशेंट ठीक हो गया। तो पेशेंट का डिसीज कौन सी वजह से आ रहा है, जैसे हमारे घर में हम पूरी खिड़कियां दरवाजे बंद किए है और मेन डोर बंद करेंगे तो हमारी खिड़कियां बचती हैं, तो वैसे बॉडी में रहता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी अर्धाव भेदक देखने को मिलता है। मूत्र व स्रोत के विकार की दृष्टिकोण से भी अर्धाव भेदक मिलता है। अर्धाव में भेदक माइग्रेन को कंपेयर करके अगर हम एक ही जगह पे विजन रखेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये बाकी बाकी जो स्रोतस के हिसाब से देखने की हम कोशिश करेंगे तो परमानेंट रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ओके। डॉक्टर श्वेता प्लीज। जी गुड आफ्टरनून सर। गुड सर एक पेशेंट है, उसको है ना 8 साल से साइनोसाइटिस प्रॉब्लम था और दोनों नेजल ब्लॉक्स थे, तो दोनों साइड से पॉलिप का ऑपरेशन हुआ है, निकाल दिए हैं। और अभी वो 8 साल से पहले की बात है। अभी 8 साल से वो एक राइट साइड पे नेजल पे ब्लॉकेज है, तो मैं 3 मंथ से ट्रीट कर रही हूँ सर। अनु तेल का नस्से दी थी रेगुलरली, और पित्त वर्धक बहुत ज्यादा था, तो पित्त शामक द्रव्य शमन चिकित्सा करी हूँ। अभी एक क्लासिकल नस्य भी आज उनका खत्म हो गया। मतलब 3 का भी मैंने चूर्ण उनको दिया था सर, इंटरनल मतलब नेजल नस्य कराते वक्त उनको एक भी छींके नहीं आई थी, तो मैंने अच्छे खासे स्ट्रॉ में डाल के उनके नाक में ब्लो कर दी थी, लेकिन एक भी छींक मतलब बहुत ज्यादा है उनको। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ये विद्य कर्म देखो बेनिफिशियल मैडम, रहेगा? अभी मेरे पास सेम ऐसे पेशेंट आते हैं
मैं अनुभव बताता हूँ, आपका पेशेंट देखा नहीं, लेकिन मेरे अनुभव से आपको कुछ मिलता है क्या? देखो, जो पेशेंट आते हैं, तो जैसे पॉलिप का ऑपरेटिव करके जब पेशेंट आते हैं ना, तो ऐसे पेशेंट जो है फिर से पॉलिप लाते हैं, हमें कभी कभी बाहर से दिखते नहीं है, फिर से पॉलिप अंदर रह सकते हैं। तो जैसे मैं अग्निकर्म दिया है, जो कफवात का सब विबंध निकल जाता है। दूसरी बात है कि पूरा नासा अवरोध है, पूरी नासा बंद है, तो ऐसे पेशेंट में ध्यान रखिएगा, आपने त्रिकोटु का नस्य दिया, प्रधमन नस्य दिया, लेकिन जी त्रिकोटु का मेध्य साथ में चाहिए, तो हम वचा शुंठी ऐसा यूज करते हैं। आप त्रिकोटि के साथ में अगर वेखंड डालोगे तो वो उसका जो प्रमाथि गुणधर्म है, त्रिकुटी में मरीच है, लेकिन मरीच जो है प्राणव स्रोतस के ऊपर जाएगा प्रमाथि, लेकिन वचा जो है प्रमाथि संज्ञा व स्रोतस का प्रमाथि द्रव्य है। तो ऐसी जगह पे मरीच जो प्रमाथि है, स्रोतसभ्य द्रव्य जो निकालने के लिए काम में आ जाएगा, वो गला के नीचे जो स्रोतस में अवरोध है वहां पे मरीच आ जाएगा, जैसे त्रिकटु आ जाएगा। और अगर ऊपर का आपको कर्म करना है ऊर्ध्वजत्रुगत, तो वचा और शुंठी का कर्म करना है। ये पेशेंट को आप एक बार करके देखिए, वचा और शुंठी का प्रधमन, उससे ज्यादा रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आपको पॉलिप दिख रहा है तो पॉलिप, वैसे पेशेंट को आप भल्ला तक का, मैंने जैसे बताया है, बच्चे रहे तो भी चलता है, भल्ला तक का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो सीधा पॉलिप पे लगा सकते हैं। और नासा अवरोध है तो उपनासिका पे विद्या कर्म करोगे, तीनों एक साथ में करोगे तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे। सर, उनको नासा अवरोध है सर, मतलब बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, तो उनको डीएनएस की वजह से है या पॉलिप की वजह से है? सर वो पॉलिप्स निकल गया अभी, डीएनएस मतलब वहां पे ग्रोथ है, उनके एलोपैथी डॉक्टर्स बोले कि उनको ऑपरेट करना है, लेकिन वो ऑपरेशन से डर के आ गए हैं नहीं अपने नहीं पास। नहीं, ग्रोथ कहाँ पे है? सेप्टम पे है? राइट, सेप्टम सेप्टम हाँ, सेप्टम तो पे सर। सेप्टम डीएनएस में जाएगा, यस सर, यस सर। तो आपको उपनासिका ही विद्या कर्म करना है ऐसी तरह। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। डॉक्टर दिनेश सर, प्लीज योर क्वेश्चन। डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर वैभव। हेलो सर, नमस्कार। हेलो। हाँ बोलो। हाँ यस सर नमस्कार। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, मेरी जो बिटिया है अभी 3 साल की हो गई है सर, जो उसकी डिलीवरी हुई थी, तो उसके जब जन्म हुआ था ना, तो उसके समय पर सर राइट हिप जॉइंट में उसको आर्थराइटिस इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से जो उसकी फीमर की जो एपिफाइसिस है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है प्रॉपर। हाँ, तो उसमें क्या हम विद कर्म में कोई बिल्कुल संप्राप्ति भंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी फीमर की एपिफाइसिस नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो हम नहीं सर। हाँ, हम ऐसे पेशेंट को, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, तो एवियन जैसा हम विद्या कर्म करते हैं पेशेंट को। नेक्रोसिस ऑफ ह्यूमर जब रहता है, पूरे ह्यूमर का हेड और ऊपर की एपिफाइसिस को बढ़ाना है, तो पहले शिप्रक मर्म के ऊपर 2 अंगुली विद्या कर्म और एवियन का विद्या कर्म। मेरा नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया था, तो आप जी अगर सर। व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ ईएनटी के वीडियो, तो वो मैं ठीक एक सर, बार भेज के आप कर सकते थैंक यू सर। I think there are no such more questions. So thank you very much, sir. सर जस्ट एक सेकंड सर, वन मोर क्वेश्चन प्लीज सर। हाँ बोलो। सर, एक पेशेंट है, उसको 1 महीने से अचानक, लेडी है 32 इयर्स की, उसको क्या हुआ? उसको जैसे वो प्रोनाउंस कर रही है, शब्द तो निकल रहे हैं पर वॉइस नहीं निकल रही है उसकी। वॉइस नहीं निकल रही है, शब्द निकल हाँ, रहे हैं, वोकल मतलब कॉर्ड जैसे का नहीं। हाँ, वो वोकल कॉर्ड से आवाज नहीं आ रही, मतलब वो प्रोनाउंस तो कर पा रही है पर जो आवाज सुनने वाली जो आवाज है वो नहीं आ रही, स्पीक नहीं। हमारी जो वी नेक है वहां पे हमें विद्या कर्म करना है, गले विकार का ज्यादा दिन करना पड़ेगा। अगर वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस, मुझे लगता है नहीं सर, 1 महीना। नहीं सर, उन्होंने एंडोस्कोपी कराई, वोकल कॉर्ड, दोनों वोकल कॉर्ड मूव कर रही है, अच्छे से कर रही है, क्योंकि वो फिर वहां पर कोई फंक्शनली, छोटी सर, वहां पर कोई छोटी ग्रोथ थी, वो मैक्स हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने सर्जरी के लिए एडवाइस किया, पर उन्होंने जब एंडोस्कोपी की वोकल कॉर्ड देखने के लिए, वोकल कॉर्ड दोनों अच्छे से काम कर रही है, तो सर्जरी उन्होंने पोस्टपोन कर दी। फिर वो क्या, सर्जरी से कोई बेनिफिट होना नहीं? हाँ, गला विकार का ही विद्या करो, मुझे लगता है उससे काम हो जाएगा। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। Last question of the session, Dr. Meenal. हाँ, प्रणाम सर। नमस्कार सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस या इसको भी हम लोग अपने उसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि
जहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस जेन्युवेरम कंडीशन होती है सर, नीज थोड़ा सा बेंड, नीज के नीचे का पोर्शन बेंड होना शुरू हो जाता है, उसमें पेन भी रहता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि वो बेंडिंग ऑफ जो लोअर लेग हो रहा है उसके कारण पेशेंट को डिफिकल्टी इन वॉकिंग होता है सर। उसमें विद्यकर्म का हम कुछ प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ। पहले जेनुवेरम, जेनुवेलगम, स्काइलोसिस, स्कोलियोसिस, लैटरल बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, स्पाइन, ये सारे पेशेंट पे हम विद्यकर्म करते हैं। लेकिन मैडम आज मैंने ये बताया है ये आपको समझाने के लिए, और ये विद्यकर्म कैसा काम करना है इसके लिए पूरी ऐसी सिस्टम आपको सॉफ्ट समझानी पड़ेगी जो विद्यकर्म से चेंजेस आती है। फिर भी मैं बताऊंगा कि क्षिप्र, जानु के ऊपर और अधो 4 अंगुली हम विद्यकर्म करते हैं ऐसे पेशेंट, और ऐसे पेशेंट में हमें रिजल्ट मिलते हैं। जानू के ऊपर 4 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल ऊपर नीचे। और अधो और क्षिप्र, क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 अंगुली। सर ये जो आप जानकारी दे रहे हैं सर, वो कौन से किताब में लिखा हुआ है? वो किताब सर हमको मिल पाएगा क्या, बुक्स? वैद्यबोगटे.org ये जो वेबसाइट है वहां पे मिलती है। डेफिनेटली। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और जैसे आपने बताया कि स्त्री रोग के लिए अलग से लेना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आप बस डेट बताइएगा, अगले संडे भी हम लोग रख सकते हैं, कभी भी एज पर योर अवेलेबिलिटी। हाँ सर, नेक्स्ट यस यस सर का नंबर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नंबर वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। और आप जिस प्रकार से इस कार्य को कर रहे हैं, निश्चित ये सराहनीय प्रयास है। तो यहाँ पर डॉक्टर नवीन जोशी सर है, फाउंडर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म आयु दर्पण। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर जोशी सर फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। जी, थैंक यू चंद्रकांत देशमुख जी, आपका इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। और इतना अच्छा सेशन मैं देख रहा था, रविवार को भी ये पूरा सेशन आपका 100 मीटिंग फुल थी, और फेसबुक पे भी काफी लोग दे रहे थे। तो अग्निकर्म और विद्यकर्म आपने जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और जैसा कि अभी डॉक्टर शिल्पा येरमे पाटिल जी ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने अभी बोला है कि इसमें और भी स्त्री रोगों में भी आपने बताया कि सेशंस लेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि शिल्पा येरमे जी के मॉडरेशन में एक बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है स्त्री रोगों का। तो जो हमारे जो भी पुरुष जो या स्त्री जो भी वैद्य हैं, वो लोग उस सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर ये सेशन इस प्रकार के लगातार होते हैं। और अभी जैसा कि आपने देखा कितने अच्छी प्रैक्टिकल आपको अभी डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया विद्यकर्म के बारे में, विद्य और अग्निकर्म, और मर्म स्थानों पर भी ये किए जाते हैं। तो आपने देखिए कि ये कितना अच्छा लाभ देता है। हमारे यहाँ तमाम सारी व्याधियों में इनको इंडिकेट किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस आयुष दर्पण के मंच पे रविवार को आने के लिए। और रविवार का दिन देखिए आज सब वैद्यों के लिए कितना अच्छा हो गया, ज्ञान का एक पूरा दिन बन गया। तो निश्चित है शिल्पा जी, आप डॉक्टर वैद्य चंद्रिका कुमार देशमुख सर से बात करके इस सत्र को आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट जो जूम पे आए और जिन्होंने इसको फेसबुक पे देखा, और ये आज ही इसको हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, यूट्यूब पर भी जो देखते हैं उन सबको हम अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। यस सर, बिल्कुल अलग अलग विषयों पर श्रृंखला रखेंगे। डॉक्टर देशमुख सर, आपके टाइम के हिसाब से प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा निश्चित रूप से। सो थैंक यू वेरी मच ऑल। नमस्कार। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।